Hello students, I hope you all are doing great, and in this video we are going to start with our next chapter, that is marketing and sales. इससे पहले वाले पार्ट में हमने चैप्टर 1 को कवर किया था, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है देन प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे चेकआउट कर लेना, ठीक है, उसको अच्छे से समझ लेना। और आज हम चैप्टर 2 को क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। क्या है चैप्टर 2? इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग क्या होती है, सेल्स क्या होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि पहली बार सुन रहे हो ये शब्द कि सेल्स आ गया, मार्केटिंग आ गया। आपको पता है, आप बोलते भी रहते हो मार्केट में जाना है यार, चलो कुछ मार्केटिंग करते हैं, या फिर मार्केटिंग हो रही है, या फिर वो सेल्स कर रहा है। तो ये टर्मिनोलॉजी आपने सुनी है, बस आपको समझना है डिटेल में कि होता क्या है मार्केटिंग। क्या मार्केटिंग मतलब बस सामान बेचना खरीदना है या क्या है, ठीक है। तो देखो, जैसे मैंने एक एग्जांपल, एक स्टोरी ली है यहाँ पे। ये एक बच्ची है, वो अपने पापा से कहती है कि पापा मुझे बताओ मार्केट क्या है ना। उसको मतलब बहुत सारे लोग बोलते रहते, सुनती रहती थी कि मार्केट जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं। तो उसको कहा कि मार्केट क्या होता है, मार्केट कहाँ है। तो उसके फादर ने कहा कि चलो मैं तुम्हें मार्केट लेके चलता हूँ और तुम्हारे लिए हम एक साइकिल खरीदते हैं। तो उसके पापा क्या करते हैं, उसको मार्केट लेके जाते हैं। वो देखती है कि मार्केट तो एक जगह है जहाँ पे जो सेलर है, जो बायर है, वो आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। और सेलर जो है वो बायर को चीजें बेच रहा है। मतलब एक खरीदने वाला है, एक बेचने वाला है, और एक जगह है, वो है मार्केट। उसने ये देखा और कहा अच्छा, मार्केट तो एक जगह होती है जहाँ पे लोग होते हैं, बेचने वाले और होते हैं खरीदने वाले, आपस में लेन देन चल रहा होता है। तो उसने ये देखा। उसके फादर ने कहा कि ठीक है बेटा, एक तरीके से तुम नॉर्मल में कह सकती हो कि ये मार्केट है, बट मार्केट मतलब सिर्फ एक जगह ही नहीं होती है। आप ऑनलाइन चीजें खरीदते हो तो क्या आप जगह में जाके खरीदते हो, खड़े होके खरीद रहे हो कोई प्लेस में? नहीं ना, ऑर्डर प्लेस किया एंड यू गॉट द ऑर्डर। वहां पे आपको सेलर दिख भी नहीं रहा है, बट यू आर purchasing the product and he is selling the product. So that is also what, that is market, but in the broader sense. नैरो सेंस में हम मार्केट को एक छोटा सा मतलब कोलैप्स कर देते हैं, एक जगह जहां पे चीजें हो रही हैं। बट ब्रॉडर सेंस पे देखो तो मार्केट एक जगह ही नहीं है, बल्कि एक पूरा ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे बायर और सेलर इंटरेक्ट कर रहे हैं। वो जगह भी हो सकती है, वो जगह नहीं भी हो सकती है, बट कांटेक्ट में आने चाहिए और ट्रांजेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो कॉमनली शब्दों में जो लोग कहते हैं वो कहते हैं एक जगह है, एक प्लेस है जहाँ बायर और सेलर मिलता है और गुड एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करता है, ठीक है। लेकिन रियल सेंस में अगर हम देखें तो मार्केट क्या है? A group of buyer and sellers interested in exchanging product and service for money. मतलब मार्केट कोई जगह ही नहीं है, बस एक ग्रुप कह सकते हैं। मतलब जहां पे भी बायर है, सेलर्स का ग्रुप है और आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और चीजों को एक्सचेंज कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म हो, जहां पे भी वो लेन देन कर रहे हैं वो हमारी मार्केट कहलाएगी, ठीक है। तो रियल सेंस में किसी जगह से इसको नैरो नहीं कर रहा है कि भाई कोई जगह होगी तो ही मार्केट है, तो ही एक्सचेंज होगा, नहीं। बहुत क्लियर है, आप लोग देखते हो रियल लाइफ में। जैसे एग्जांपल लो, पीपल हु वांट एंड कैन अफोर्ड टू बाय अ कार। देखो, कुछ लोग की चाहत होती है, जैसे हम सबकी क्या होती है, यार मुझे ये मुझे आईफोन खरीदना है, भले मेरे जेब में पैसे नहीं है उसको खरीदने के लिए। तो क्या मैं पोटेंशियल बायर हो गई? क्या मैं खरीद पाऊंगी उसको? मतलब एक्चुअल बायर हूं क्या मैं? अभी ये पोटेंशियल और एक्चुअल में भी क्लियर करूंगी डाउट। तो अभी देखो यहाँ पे, पीपल हु वांट एंड कैन अफोर्ड टू बाय अ कार, मतलब चाहते भी हैं और अफोर्ड भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं उनके ढेला भर का पैसा नहीं है और बस वो चाह रहे हैं, नहीं, वो चाहते भी हैं और अफोर्ड भी कर सकते हैं कार को खरीदना। वो हमारी मार्केट बनाते हैं कार की, ठीक है। वो क्या बनाते हैं? मार्केट बनाते हैं। तो हम ये क्या कहेंगे, ये क्या है? मार्केट है कार की। सेलर है जो बेचने को भी तैयार है, और बायर है जिसके पास चाहत भी है और पैसा भी है। सेलर यूज न्यू कम्युनिकेशन मेथड। आज कल नए नए तरीके से लोग अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। पहले क्या होता था, पहले के टाइम में एक जगह होती थी, लेन देन होता था, सिंपल। बट आज क्या होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इंस्टा पे आप एड्स देखते रहते हो, लोग अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के थ्रू, लाइक फोन मैसेजेस, एसएमएस, टीवी, इंटरनेट, रील्स, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को हायर कर लेना, उनसे अपना प्रोडक्ट बिकवाना, ये सब आपका एक तरीका है अपने प्रोडक्ट को बेचने का। तो मैंने समझा कि रियल सेंस में मार्केटिंग कोई एक जगह नहीं है, बल्कि ग्रुप है
बायर का, सेलर्स का, जो आपस में एक्टिवली इंटरैक्ट कर रहे हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे कुछ ऑथर्स ने डेफिनेशंस दी हैं, डेफिनेशन पढ़ के जरूर जाना, क्योंकि एग्जाम में अगर वो डेफिनेशन बोलता है ना तो वहाँ डेफिनेशन ही लिखनी होगी और एग्जैक्ट इनके वर्ड्स में लिखनी होगी। तो चलो मैं समझा देती हूँ आपको फिलिप्स कॉटलर की डेफिनेशन को, कि मार्केट इज द सेट ऑफ ऑल एक्चुअल, मैंने भी बोला था ना एक्चुअल एंड पोटेंशियल, अभी मैं इसको क्लियर करूंगी इनकी डेफिनेशन से ही, कि मार्केट सेट है एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर का जो कि प्रोडक्ट के लिए है। मेन एक्चुअल बायर और पोटेंशियल बायर, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, मेरी मार्केट बनाते हैं। मतलब जहां पे ये दोनों हैं वो मेरी क्या है, वो कहूंगी मैं मार्केट है। एक्चुअल बायर कौन, जो खरीद सकता है, जो एक्चुअली में खरीदेगा, ठीक है, मेरा प्रोडक्ट खरीद रहा है, एक्चुअल में वो खरीद रहा है, लाइक आईफोन बिक रहा है तो एक्चुअल बायर लाइक आई एम परचेजिंग दैट, तो आई एम व्हाट एक्चुअल बायर टू दैट कंपनी। पोटेंशियल बायर क्या, खरीद नहीं रहे, अभी कोई यूज कर रहे हैं, बट फ्यूचर में वो प्लानिंग कर रहे हैं कि हाँ उन्हें भी कुछ ऐसा बढ़िया फोन खरीदना है। तो एक्चुअल बायर, जो मेरे एक्चुअल बायर है उनको तो मैं कंस्टिट्यूट करूंगी मार्केट में, लेकिन जो मेरे बायर हो सकते हैं मेरे प्रोडक्ट के लिए वो भी क्या होंगे, मेरी मार्केट में आएंगे। तो इन्होंने कहा कि मार्केट इन दोनों से बनी है, एक्चुअल बायर, पोटेंशियल बायर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस मिलके क्या बनाते हैं आपका मार्केट। प्रोफेसर जेमॉन्स ने कहा अ मार्केट मीन्स अ बॉडी ऑफ पर्सन, मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन, लोगों का ग्रुप, हु आर इन इंटीमेट बिजनेस रिलेशंस, जो कि क्या है, इंटीमेट मतलब क्लोजली कनेक्शन है उनका एक बिजनेस के टर्म में। बिजनेस के टर्म में मतलब क्या, वो बेच रहा है, वो खरीद रहा है, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड कैरी ऑन एक्सटेंसिव ट्रांजेक्शन ऑफ एनी कमोडिटी, और मतलब बल्क में चीजों को लेन देन कर रहे हैं, एक्सटेंसिवली बेच और खरीद रहे हैं, उन लोगों का जो ग्रुप है वो क्या होती है, हमारी मार्केट होती है, ठीक है। इन्होंने कह दिया कि बायर और जो सेलर है हमारे, वो बल्क में आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं गुड एंड सर्विसेज का, क्लोजली आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो सब लोग मिलके मेरी क्या बना रहे हैं, मार्केट बना रहे हैं। तो ये दो डेफिनेशन आप याद कर लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कि मार्केटिंग क्या होता है। मार्केट को समझ लिया, अब मार्केटिंग क्या है, जहां इन आईएनजी है, मतलब प्रोसेस हो गया, एक प्रोसेस हो गया। मार्केट समझ में आया, हाँ मैम मार्केट समझ में आया, एक प्लेस नहीं है बल्कि वो ग्रुप ऑफ बायर एंड सेलर जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बेच खरीद रहे हैं, ठीक है, वो हो गया मेरा क्या, मार्केट, वो मिलके बना दिया मेरा मार्केट। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग क्या होता है। अब जब बच्ची साइकिल लेने गई थी, एग्जाम्पल पे आओ, फिर से आओ, स्टोरी पे आओ, साइकिल लेने गई थी तो उसने क्या कहा था अपने पापा से कि मुझे मार्केट दिखाओ। मार्केट देख ली उसने, जो कि एक नैरो सेंस में समझा उसने, लेकिन पापा ने उसके बताया कि बेटा सिर्फ प्लेस ही मार्केट नहीं है, बल्कि जहां पोटेंशियल बायर और सेलर आपस में इंटरेक्ट करें, चाहे वो एक ऑनलाइन ही प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, ये सब मार्केट ही है, ठीक है। बट उसने वहां पे देखा कि पापा सबका बेचने का तरीका अलग अलग है, सबका बेचने का तरीका क्या है, अलग अलग है। कोई अगर मैं इमेज में फिर से आपको ले जाऊं, ठीक है, मैं इमेज में आपको फिर से ले जाती हूँ, आ जाओ इस इमेज में। कोई क्या कर रहा है, साइकिल को कैसे बेच रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून स्पिन टू विन, मतलब उनका बेचने का तरीका देखो। ये कह रहे हैं कि जो एक स्पिन नहीं होता है ऐसे व्हील, जहां पे रुकेगा वहां का डिस्काउंट आपको दे देंगे, इन्होंने कहा कि स्पिन करो व्हील को एंड आपको हम डिस्काउंट देंगे साइकिल पे। इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, कस्टम बाइक्स फॉर ऑल एजेस, अपनी एज के अकॉर्डिंग अपनी बाइक को क्या कराओ, कस्टमाइज करा लो, जैसा चाहते हो वैसा पाओ, ये इस तरीके से बेच रहे हैं। तो बच्ची को इसके पापा ने बताया कि बेटा देखो, बेच सब एक ही चीज रहे हैं, लेकिन कस्टमर की नीड को समझने का, उसकी नीड को सेटिस्फाई करने का सबका तरीका अलग अलग है, सबका उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने का तरीका अलग अलग है, कस्टमर तक पहुंचाने का तरीका अलग अलग है, उसकी नीड को आइडेंटिफाई करने का तरीका अलग अलग है। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका मार्केटिंग। अब आ जाओ अपने मार्केटिंग वाले टॉपिक पे कि मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप कस्टमर की नीड को क्या करते हो, अंडरस्टैंड करते हो कि मेरा कस्टमर आखिर चाहता क्या है,
ठीक है। एंड देन प्लानिंग, उसके बाद प्लान बनाओ कि मुझे क्या बनाना है उसके लिए। फिर उसका प्राइस सेट करो, ऐसा सेट करो कि वो उसको अफोर्ड भी कर पाए। प्रमोट करो, बन गया, रखा है, कम में है या अफोर्डेबल प्राइस पे है, तो रखे रखे क्या सड़ाना है, नहीं, बताओ तो कस्टमर को कि हाँ ऐसा प्रोडक्ट जो तुम चाहते थे मैं बना के ला रहा हूँ और मैं बेचने को तैयार हूँ। तो उसको प्रमोट करो और उसको डिलीवर भी करो। ऐसा ही नहीं कि तुमने प्रमोशन तो कर दिया बट जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर रहा है तो तुम उसको डिलीवर ही नहीं कर रहे हो, क्या ही फायदा तुम्हारा। किसको, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को। इतना तीम झाम क्यों किया मैंने कि कस्टमर की पहले वो चाहता क्या है, मैंने सोचा अरे वो तो ये चाह रहा है, फिर मैंने क्या किया कि उसकी प्लानिंग कर ली पूरी कि यार ऐसे से देखो बनाना है, प्राइस देखो ऐसे सेट करते हैं, प्रमोशन ऐसे करेंगे और ऐसे उसकी डिलीवरी करेंगे, लाइक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू डिलीवरी करना है, रिटेलर्स की चेन्स के थ्रू डिलीवरी करना है, मैंने सब सोच लिया। ठीक है, बट क्यों इतना मैंने किया, ताकि मैं उस नीड को, जो कस्टमर की नीड है उसको क्या कर पाऊं, सेटिस्फाई कर पाऊं। बट कर क्या रहे हो, कर रहे हो बिजनेस, तो क्या खाली कस्टमर की नीड ही सेटिस्फाई करना आपका ऑब्जेक्टिव है, क्या कस्टमर की नीड ही को सेटिस्फाई करना ऑब्जेक्टिव है, नहीं ना, कस्टमर की नीड को तो करेंगे भाई, लेकिन अपना प्रॉफिट भी तो सोचेंगे, मुझे भी तो प्रॉफिट चाहिए, मैं बिजनेस कर ही क्यों रही हूँ, प्रॉफिट के लिए। तो समझो एक स्टोरी क्या है कि एक प्रोसेस है जिसमें मैं कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करूंगी, अंडरस्टैंड करूंगी मेरा कस्टमर क्या चाहता है। लाइक मैं डोमिनोज पिज्जा का एग्जांपल लेती हूँ। लाइक डोमिनोज वालों ने क्या क्या सर्वे कराया ये जानने के लिए कि मेरे कस्टमर किस टाइप का पिज्जा और चाह रहे हैं। फिर उसने क्या क्या, उसको समझ में आ गया कि वो अभी जो एक पिज्जा आया था ना जो बीच में चीज केक लावा टाइप का था, है ना, वो उनको लोग को चीज वीज वगैरह थोड़ा आया होगा, तो उसने कहा कि हाँ वैसा कुछ चाहिए, तो हम प्लानिंग करते हैं वैसा ही बनाएंगे, अफोर्डेबल प्राइस रखेंगे, इतना हाइप नहीं कर देंगे, है ना। एक और एग्जांपल याद है, वो अभी जो एक 7 मतलब एक पिज्जा नहीं आ रहा है जिसमें हर टाइप की स्लाइस होती है, कॉर्न के अलग, इसकी अलग, उसके अलग। बहुत लोग होते नहीं है कहते यार कॉर्न वाला ही खा रहे हैं, काश कैप्सिकम वाला भी खा लेते, अनियन वाला खा लेते, तो एक ऐसा बना दिया जिसमें सब कुछ है, वो आपको पता होगा, मुझे नाम नहीं आता रहा। तो वो क्या किया, कस्टमर की नीड को समझा कि यार उसको पैसा दे के सब खाना है, सारी वैरायटी टेस्ट करनी है, तो मैंने कस्टमर की नीड को समझा, फिर मैंने प्लानिंग करी कि भाई ये देखो ऐसे से बनाएंगे, प्राइस ऐसा रखेंगे भाई वो अफोर्ड कर ले, 750 का आई थिंक, प्रमोट करेंगे उसको, खूब ऐड चलाया उन्होंने, खूब ऐड चलाया, उसके बाद डिलीवर करा, ऐसा नहीं कि बना के धोखा दे दिया डिलीवरी नहीं हो रहा है, नहीं डिलीवर भी किया। और इससे क्या हुआ, उनके कस्टमर की नीड पूरी हो गई, कस्टमर को लगा यार मैं जो चाहता ना मुझे वो मिल गया, और उसने उससे प्रॉफिट भी बनाया, क्योंकि मार्केट में जो बेचोगे, जो चाहता है कस्टमर उसको, तभी तुम अपना बना भी पाओगे प्रॉफिट। तो दो अप्रोचेस थी मार्केट की, दो अप्रोचेस होती हैं मार्केट की। पहली थी ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, अब नहीं हम फॉलो करेंगे इसको, अब है हमारी मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट किसकी बात करता है, वो करता है कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, वो कहता है कि मार्केटिंग प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। और मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मार्केटिंग कस्टमर ओरिएंटेड है। अब चलो समझते हैं इन दोनों चीजों को कि क्या होता है। देखो, जो आपका ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि मार्केटिंग प्रोसेस है बाय विच गुड्स आर मेड अवेलेबल टू द कस्टमर बाय मैन्युफैक्चरर्स। मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू गुड्स क्या होते हैं, मैन्युफैक्चर के थ्रू कस्टमर को अवेलेबल कराए जाते हैं। ये कहता है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट कि देखो भाई मार्केटिंग यही है, प्रोडक्शन जो बनाया है, मैन्युफैक्चर ने जो बनाया है बस उसको कस्टमर तक पहुंचा दो, काम खत्म, मार्केटिंग डन। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर, बट कहते हैं ट्रांसफर करना है तुमको गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूसर से कस्टमर तक। किस लिए कर रहे हो, मनी, भाई मुझे पैसा कमाना है, मैंने जो बनाया मैं कस्टमर तक पहुंचाऊंगा, कस्टमर खरीदो, मेरे को पैसा दो, बात खत्म, हो गई मेरी मार्केटिंग। कब स्टार्ट हुई, जब गुड्स बना दिए। कब खत्म हुई, जब गुड्स बेच दिए, मैंने गुड्स बनाया, मैंने बेचा, मार्केटिंग खत्म। क्लियर। फोकस किस पे किया मैंने, सिर्फ बेचने पे, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे, कि बना है तो कस्टमर तक पहुंच जाए, बात खत्म, और मेरे को पैसा आ जाए, खत्म। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिर्फ ये कहती थी कि जो बनाया है उसको बेचो, ठीक है, जो बनाया है उसको बेचो, और यही तुम्हारी क्या है, यही है तुम्हारी मार्केटिंग। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि बहुत सारे प्रोड्यूसर आते गए। पहले क्या था, एक दो लोग हैं मान लो,
है ना, इतनी कोई अमीरी है नहीं। तो जो बना रहे हैं, बेच रहे हैं, लोग ले रहे हैं, लोग अवेयर भी नहीं है कि भाई तरीके की वैरायटी भी हो सकती हैं। बट जब धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, बिजनेस और सेटअप हुए, प्रोड्यूसर्स और मार्केट में आए, कंपटीशन बढ़ा, तो फिर एक दूसरे से आगे निकलने के लिए कि उसका ना बिके मेरा बिक जाए, मैंने क्या करा, मैंने करा कि मैं भाई वो बनाऊंगा जो मेरा कस्टमर चाहता है, उस हिसाब से बेचूंगा जिस हिसाब से वो चाहता है, उस प्राइस पे बेचूंगा जो वो चाहता है, जिससे वो कस्टमर मेरे तक आए। मतलब अब मैं अपने कस्टमर के बारे में सोचूंगा। मुझे समझ में आ गया मेरा कस्टमर मेरा भगवान है, वो खरीदेगा तो बिकेगा, वरना फिर मैं बैठा रहूंगा। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि देखो भाई, मार्केटिंग मतलब है कि आइडेंटिफाई करो, अंडरस्टैंड करो और सेटिस्फाई करो नीड्स एंड वांट्स ऑफ प्रेजेंट, मतलब जो एक्चुअल है, और पोटेंशियल कस्टमर मोर एफिशिएंटली देन कॉम्पिटिटर्स। मतलब कि सबसे पहले तो जानो कि तुम्हारे कस्टमर कौन है, वो क्या चाहते हैं, उसको अंडरस्टैंड करो, फिर उस हिसाब से चीजों को बनाओ, बेचो, प्रमोट करके उस तक पहुंचाओ, और उसकी नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई करो। वो तुम्हारे प्रेजेंट कस्टमर भी हो सकते हैं जो तुमसे खरीद ही रहे हैं, और पोटेंशियल भी हो सकते हैं, मतलब जो तुमसे खरीद सकते हैं, ठीक है। और उनकी आपको नीड को ऐसे सेटिस्फाई करना है जो आपके कॉम्पिटिटर से बेटर तरीका हो, ठीक है। क्योंकि अगर तुम कॉम्पिटिटर की तरह ही सेटिस्फाई कर रहे हो तो वो उस पर चला जाएगा ना, तुम पे आना ही क्यों है उसको, ठीक है। तो फोकस होना चाहिए कि कस्टमर की नीड को हम अंडरस्टैंड करेंगे, उसको सेटिस्फाई करेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन का गोल यही नहीं है, मैं समाज सेवा नहीं कर रही हूँ कि भाई मेरा कस्टमर जो चाहता है उस हिसाब से बना दिया, उस प्राइस पे दे दिया, प्रमोट कर दिया, खत्म। नहीं भाई, मुझे प्रॉफिट भी चाहिए, मैं अपने बिजनेस की कहीं ग्रोथ भी देखती हूँ, कहीं मैं उसका एक्सपेंशन भी देखती हूँ, तो मेरा वो भी टारगेट है। तो मेरा फोकस ये हो गया। अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज द कस्टमर ओरिएंटेशन। फिलिप्स कोटलर कहते हैं कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है बेटा आपका कस्टमर ओरिएंटेड है। मतलब कि मैं अपने कस्टमर के बारे में सोचूंगा, उस हिसाब से चीजें करूंगा, ठीक है। बैक्ड बाय इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मतलब कि मार्केटिंग में आपको क्या लग रहा है, मार्केटिंग में आपको क्या लग रहा है बस बेचना है? नहीं, बहुत कुछ करना है, रिसर्च करनी है आपको, फिर उस हिसाब से प्रोडक्ट का प्लानिंग करनी है, उस हिसाब से आपको उसका प्राइस सेट करना है, प्रमोशन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, आफ्टर सेल सर्विस देनी है, मतलब सब कुछ करना है मुझे। बहुत सारी एक्टिविटीज जो आपस में इंटर रिलेटेड है, इंटीग्रेट है, इन सबको हम करेंगे। क्यों? ताकि जो मेरे कस्टमर हैं उनको मैं सेटिस्फाई कर पाऊं, और जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, चाहे वो प्रॉफिट कमाना हो, मार्केट शेयर बढ़ाना हो, ग्रोथ हो, एक्सपेंशन हो, कुछ भी हो, मैं उसको क्या कर पाऊं, अचीव कर पाऊं, ठीक है। तो समझ में आया मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कि सिर्फ बना हुआ बेचना ही नहीं है, बल्कि ऐसे बेचना है कि कस्टमर को सेटिस्फाई कर ले जाओ, ठीक है। तो एलिमेंट्स क्या है हमारे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग के? आजकल कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है? अगर आज के जमाने पे आप ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट फॉलो करने लग जाओगे ना, एक दिन में ही मार्केट से किक आउट हो जाओगे, क्योंकि कोई नहीं लेने आने वाला है ना। कस्टमर आज के बाद, आजकल के कस्टमर आप देखते होगे, आप किसी दुकान जाते हो, कोई आपसे बहुत ऐड के बात करता है ना कि अरे लेना है लो न जाओ, तो आप उसको सुना के भी जाते हो और उससे लेते भी नहीं हो, है ना। क्यों? और फिर उस तक उसके पास अगर मार्केट में रूमर फैल गया कि वो मतलब ऐसा है, तो उस तक कोई नहीं जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा वो सेलर। तो आजकल कॉन्सेप्ट मॉडर्न ही चल रहा है, कस्टमर के बारे में ही सोचो और उससे ही अपना भला करो, ठीक है। तो क्या एलिमेंट्स हैं इसके? पहला है टारगेट मार्केट, ठीक है। मार्केट के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, मतलब क्या क्या चीजें इसमें आएंगी? पहला है टारगेट मार्केट। भाई कस्टमर तो भगवान है, वो तो आएगा ही ना। कस्टमर हु आर लाइकली टू यूज द प्रोडक्ट एंड सर्विस, वो लोग जो मेरे प्रोडक्ट एंड सर्विस को यूज करेंगे वो है मेरे कस्टमर, तो वो मेरा एलिमेंट है मार्केटिंग का। प्रोडक्ट शुड बी डिजाइन कीपिंग देयर व्यू नीड एंड वांट। भाई कैब प्रोडक्ट को वैसे ही बनाओ जैसा वो चाहते हैं, जो उनकी नीड है, वांट है, उसको ही देख के अपना प्रोडक्ट बनाओ। तो पहला एलिमेंट है टारगेट मार्केट, क्लियर। दूसरा हमें क्या करना है मार्केट में?
मॉडर्न मार्केट में कस्टमर का सेटिस्फेक्शन मेरा दूसरा एलिमेंट है कि मुझे अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। कैसे करोगे सेटिस्फाई? जब मैं उसको सही प्रोडक्ट दूंगा, मतलब अच्छी क्वालिटी का है, बढ़िया है, अच्छा प्रोडक्ट है, राइट प्राइस पे दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं उसको उल्लू बना रहा हूँ, बहुत पैसा चार्ज कर रहा हूँ, नहीं भाई, राइट प्राइस पे दूंगा और राइट प्लेस पे दूंगा, जहां वो चाह रहा है वहां पे दूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो लंदन में है और मैं न्यूयॉर्क सेंड कर रहा हूँ, नहीं। विद एफिशिएंट आफ्टर सेल सर्विस, और सेल सर्विस भी दूंगा, मतलब कि मान लो होता नहीं कि वारंटी पे है तो खराब होगा तो मैं आऊंगा और ठीक करूंगा, तो वो सारी चीजें भी जो है आफ्टर सेल सर्विस वगैरह भी आई विल प्रोवाइड। तो ये है एक एलिमेंट कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देना है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग क्या होता है? मतलब कि कोऑर्डिनेशन ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज। मैंने कहा था ना कि मार्केटिंग एक कुछ एक ही चीज से नहीं है, मार्केटिंग में हम बहुत सारी चीजें करते हैं। मार्केटिंग में हम प्लानिंग करेंगे, मार्केटिंग में हम प्रोडक्शन करेंगे, मार्केटिंग में हम प्राइसिंग करेंगे, मार्केटिंग में हम प्रमोशन करेंगे, मार्केटिंग में हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और आफ्टर सेल सर्विस भी देंगे। तो ये सब कुछ मिलके आपका क्या बनाता है? मार्केटिंग बनाता है। तो कोऑर्डिनेशन, इन सारी एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन हमें बिठाना है, क्योंकि अगर प्लान कर रहे हो ना, तो प्लानिंग में हम सब कुछ करते हैं कि प्राइस क्या करना है, प्रोडक्शन कैसे करेंगे, प्रमोशन कैसे करेंगे, सब। प्रोडक्शन कर रहे हो तो उस हिसाब से करोगे, लाइक आपको पता चला मार्केटिंग मतलब प्रमोशन के थ्रू या सर्वे के थ्रू पता चला कि मेरे कस्टमर को इस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, तो उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाओगे कि भाई जिसका प्रमोशन भी तगड़े से हो जाए। ठीक है, प्राइसिंग ऐसा सेट करेंगे, जैसे मेरा प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही लग्जूरियस आइटम है, तो प्राइसिंग उस हिसाब का सेट करेंगे। ऐसे कस्टमर है जो ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, उस हिसाब का आइटम बनाए तो उस हिसाब से प्राइसिंग करेंगे। अगर अच्छा आइटम है, बहुत महंगा आइटम है, तो उसका प्रमोशन भी बहुत तगड़ा करोगे। ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी बहुत स्ट्रांग बनाओगे। तो मतलब ये सारी एक्टिविटीज आपस में क्या है? कोऑर्डिनेशन करती है, लिंक्ड है आपस में। ये है तो वो करना है, उसमें इसके बारे में सोचना है, ऐसे हम काम करेंगे विद अदर डिपार्टमेंट टू अचीव द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट कर रहा है ना ये सारी एक्टिविटीज। प्लानिंग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन के बारे में सोच रहा है, ठीक है, प्राइसिंग वाला जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में सोच रहा है, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन और एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है वो उसके बारे में सोच रहा है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपनी जो अलग अलग चीजें कर रहे हैं मार्केटिंग के लिए, वो सब लोग आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, जिससे वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाए। अब मान लो कि प्रोडक्शन वाला लड़ने लगे प्रमोशन वाले से कि नहीं भाई मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं करूंगा, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो फिर प्रमोशन वाला कहेगा ठीक है मैं तुम्हारे हिसाब से जो बना रहे हो उसका प्रमोशन भी नहीं करूंगा, बनाते रह जाओ। कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। प्रॉफिटेबिलिटी, लॉन्ग टर्म गोल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मैं कस्टमर को सेटिस्फाई कर रही हूँ, कस्टमर मेरा भगवान है, बट मैं कोई बहुत बड़ी देवता नहीं हूँ। मेरा भाई ये गोल है, भाई मुझे भी बढ़ना है, तुम भी बढ़ो, तुम भी फायदा लो, मेरे को भी प्रॉफिट चाहिए, मेरे को भी ग्रोथ चाहिए। ठीक है, मैं अपने कस्टमर को इसीलिए सेटिस्फाई कर रही हूँ। नेक्स्ट आता है डेफिनेशंस आपकी मॉडर्न मार्केटिंग की। डेफिनेशन याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में जहां वो डेफिनेशन पूछेगा वहां पे वो डेफिनेशन ही चाहेगा। वहां आप मीनिंग लिख के आ जाओगे, वो नंबर नहीं देंगे। वो चाहते हैं कि ऑथर की वेल डिफाइंड डेफिनेशन बताओ। तो देख लो, विलियम स्टैंटन की डेफिनेशन देखते हैं कि मार्केटिंग इज द टोटल सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज डिजाइन टू प्लान, प्राइस, प्रमोट एंड डिस्ट्रीब्यूट। मतलब कहता है कि मार्केटिंग क्या है? एक सिस्टम है, एक सिस्टम है इंटरैक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज का। देखो इंटरैक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज में समझा चुकी हूँ ना कि मार्केटिंग एक चीज से नहीं है। मार्केटिंग में प्लानिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, प्राइसिंग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये सब आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, मतलब मैंने अगर हाई प्राइस सेट किया तो प्रमोशन वाला कहेगा भाई तुमने हाई प्राइस सेट किया तो उसकी मैं प्रमोशन भी बड़ा तगड़े से करूंगा। ठीक है, तो सब आपस में क्या कर रही है? इंटरैक्ट कर रही है। और जब आपस में चीजें इंटरैक्ट करती है तो वो आपस में मिलकर क्या बनाती है? एक सिस्टम। लाइक कंप्यूटर को आप क्या बोलते हो? कंप्यूटर का जब पूरा सिस्टम आपस में जुड़ जाता है, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू एंड ऑल, वो मिलके क्या बनाते हैं? एक साथ काम करके सिस्टम बनाते हैं। तो वही बोल रहा है कि मार्केटिंग एक टोटल सिस्टम है इंटरैक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज का, जो कि डिजाइन किया गया है किस लिए? ताकि हम प्लान कर पाए, प्राइस सेट कर पाए, प्रमोट कर पाए, डिस्ट्रीब्यूट कर पाए अपने गुड्स एंड सर्विसेज को, जो कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, ताकि जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर हैं या प्रेजेंट कस्टमर हैं उनको हम बेनिफिट दे पाए।
ठीक है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू H.L. हैंसन। हैंसन ने भी डेफिनेशन दी है, क्या दिया है कि मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग एंड ट्रांसलेटिंग कंज्यूमर वांट, कि मतलब सबसे पहले मैं डिस्कवर करूंगा, अंडरस्टैंड करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा, आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड, यू कैन से डिस्कवर, क्या कि मेरा कस्टमर क्या चाहता है, उसकी वांट क्या है, मैं पता लगाऊंगा, और उसके बाद उस वांट को मैं क्या करूंगा, ट्रांसलेट करूंगा, किसमें, इनटू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मतलब भाई वो वांट है, डिमांड है, वो क्या काल्पनिक चीजें पता तो चल गई ना, अब उसको बनाओ, बनाना है आपको प्रोडक्ट या सर्विस की फॉर्म में, एंड देन इन टर्न मेकिंग इट पॉसिबल फॉर मोर एंड मोर पीपल टू एंजॉय। फिर उसको बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, ये पॉसिबल करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग, कि देन इन टर्न मेकिंग इट पॉसिबल फॉर मोर एंड मोर पीपल टू एंजॉय, मतलब ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग तक मेरा वो प्रोडक्ट जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको एंजॉय करें, एंड मोर ऑफ दीज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मोर एंड मोर ऑफ दीज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मतलब इतनी वैरायटी भी बना दूंगा मैं अपने उस प्रोडक्ट की या उस सर्विस की कि ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को क्या करें, इंजॉय करें। तो ये बोलते हैं हैंसन। इनको आप याद रखना कि हैंसन मतलब मोर एंड मोर, हैंसन मतलब मोर एंड मोर, ये मोर एंड मोर की बात करते हैं कि भाई जो कस्टमर की वांट्स है उसको डिस्कवर करो, उसको ट्रांसलेट करो ऐसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में, और इतना कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाओ, ज्यादा से ज्यादा वैरायटी और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज उस तक पहुंचाओ। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कि मार्केटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो मार्केटिंग इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस, आपको रट गया होगा इंटीग्रेटेड प्रोसेस। इंटीग्रेटेड प्रोसेस मतलब, इंटीग्रेटेड प्रोसेस मतलब कि कोई सिंगल एक्टिविटी नहीं है, मार्केटिंग कोई सिंगल एक्टिविटी नहीं है, कॉम्बिनेशन है बहुत सारी एक्टिविटीज का, कॉम्बिनेशन है बहुत सारी एक्टिविटीज का, लाइक प्लानिंग करेंगे, प्राइसिंग करेंगे, प्रमोशन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब कोई भी पूछ लेना मार्केटिंग सिंगल है, बोला नहीं मार्केटिंग सिंगल नहीं है, वो बहुत तरीके से मिंगल है। कैसे मिंगल है, वो बहुत सारी चीजें करते हैं यार मार्केटिंग में, प्लानिंग करेंगे, प्राइसिंग करेंगे, प्रमोशन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और ये सारी एक्टिविटीज एक साथ काम करेंगी कोऑर्डिनेशन बना के, ताकि ह्यूमन की वांट को सेटिस्फाई कर पाए, ह्यूमंस की नीड को सेटिस्फाई कर पाए। मार्केटिंग इज कस्टमर ओरिएंटेड। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इंटीग्रेटेड प्रोसेस, क्लियर हो गया आपको। कस्टमर ओरिएंटेड कहता है कि जो मेन फोकस है मार्केटिंग का वो है कस्टमर। कस्टमर मेरा भगवान है, मेरा मेन फोकस है भाई कस्टमर। ये स्टार्ट होता है, मैं उसकी नीड को आइडेंटिफाई करूंगा, सबसे पहले मुझे जानना है भाई मेरा कस्टमर चाहता क्या है, व्हाट ही वांट्स, ठीक है, व्हाट ही नीड्स, उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट बनाऊंगा, प्राइस सेट करूंगा, प्रमोशन करूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, सब तीम झाम करूंगा, ताकि मैं उसकी नीड को सेटिस्फाई कर ले जाऊं। तो कस्टमर क्या है, मेरे सेंटर है सारे मार्केटिंग एफर्ट्स का, मतलब मैं जितनी भी मेहनत कर रहा हूं ना, प्राइस सेट करना, प्लानिंग करना, प्रमोशन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, मैं किसके लिए कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कस्टमर के लिए, कि भाई कस्टमर को पसंद आ जाए, वो खरीद ले, वो खरीदेगा तभी तो मेरा क्या है, ग्रोथ होगा, प्रॉफिट होगा, मेरा सब तभी हो पाएगा। तो सारे एफर्ट्स जो है ना वो किसके लिए है, मेरे कस्टमर के लिए। तो किस क्या ओरिएंटेड है, कस्टमर ओरिएंटेड है। मार्केटिंग इज द सिस्टम, सिस्टम भी मैं समझा चुकी हूँ कि एक सिस्टम की तरह काम करता है, ठीक है, कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट कस्टमर। सिस्टम क्या, इनपुट क्या आया, इन्फॉर्मेशन आया, मैंने आइडेंटिफाई करी कस्टमर को क्या नीड है, वांट है, मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर करी, फिर क्या क्या मैंने उस इन्फॉर्मेशन को यूज किया, कैसे, प्लान करके, प्राइस करके, डिजाइन करके वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो उसको चाहिए, और फिर मैंने उसको डिलीवर कर दिया, जिससे मैंने उसकी नीड्स को सेटिस्फाई कर दिया। मतलब सिस्टम है जिसमें सारी एक्टिविटीज एक साथ काम कर रही है, जिसमें इनपुट क्या है, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली मेरा कस्टमर क्या चाहता है, मैंने क्या किया, प्रोसेस किया, प्रोसेस मतलब उस हिसाब से बनाया, उस हिसाब से प्राइस करा, उस हिसाब से प्रमोशन किया, आउटपुट क्या हुआ, मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है, क्या हुआ, नीड एंड वांट सेटिस्फाई हो गई, मेरा गोल पूरा हो गया, प्रॉफिट मिलेगा मुझे। मार्केटिंग इज द, एक मिनट, ओके,
मार्केटिंग इज द पार्ट ऑफ टोटल इन्वायरमेंट। मार्केटिंग क्या है? टोटल इन्वायरमेंट का पार्ट है। मार्केटिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल, कल्चरल, लीगल एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर। मार्केटिंग क्या है? बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। तो एक पूरे से जो आपका इन्वायरमेंट है उसके पार्ट है, हिस्सा है। जैसे कि सोशल चीजें, सोशल फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सोशल फैक्टर बेसिकली जो आपके कस्टमर है उनका क्या टेस्ट है, उनकी क्या प्रेफरेंस है, ऑफ कोर्स उसी हिसाब से प्रोडक्ट बनाना है हमें। कल्चर मतलब उनका क्या कल्चर है। जैसे एग्जांपल देती हूँ, जब मैकडी पहली बार आया इंडिया, उसको नहीं पता था कि यहाँ बीफ मीट वगैरह नहीं चलता है, ठीक है भाई, उसको नहीं पता था। उसने वो बर्गर लॉन्च करा। फिर क्या हुआ, यहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि आप मतलब बीफ मीट यहाँ पे बेच रहे हो, ठीक है। फिर उसको समझ में आया कि जो मैं वहां बेच रहा हूँ वो यहाँ के कल्चर के हिसाब से सही नहीं है। तो उसने आलू पैटी टिक्की वाला लॉन्च करा। तो इससे हमें ये समझ में आया कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, जो भी आप मार्केटिंग वगैरह कर रहे हो, उसमें आपका कस्टमर क्या चाहता है, उसकी क्या नीड है, वो भी असर डालती है, ठीक है। उसका कल्चर भी असर डालता है। लीगल, लॉ एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने। प्राइसिंग सेट करते समय आपको देखना है कि हमारा जीएसटी वगैरह कितना लग रहा है, उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल, वही पॉलिटिकल मतलब गवर्नमेंट, सरकार से रिलेटेड। लीगल मतलब लॉ से रिलेटेड बेसिकली। इकोनॉमिकल बेसिकली प्राइसिंग जब सेट कर रहे हो तो देखना है आपको डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, उस हिसाब से कंट्री में रिसेशन चल रहा है या कैसा फेज है, वो एनालाइज करके हम प्राइस सेट करते हैं। सो जो भी इन्वायरमेंट है उस हिसाब से हमें क्या करना है, अपनी मार्केटिंग को एडजस्ट करते रहना है। मार्केटिंग इज क्रिएटिव। मार्केटिंग क्रिएटिव है, मतलब मार्केटिंग एड वैल्यूज बाय मेकिंग प्रोडक्ट मोर यूजफुल। प्रोडक्ट को और ज्यादा यूजफुल बना के मार्केटिंग क्या करता है, उसमें वैल्यू ऐड करता है। कैसे? प्रोडक्ट को यूजफुल कब बनाओगे? प्रोडक्ट तो ठीक है, प्रोडक्ट आपने जो बनाया कस्टमर के हिसाब का है, ठीक है, बट उसको यूजफुल तब बनाओगे जब उस प्रोडक्ट को आप राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे और इजिली कस्टमर तक पहुंचा पाओगे। तब वो क्या हो पाएगा, एक वैल्यू ऐड कर पाएगा कस्टमर की लाइफ में भी। वरना सिर्फ अगर आपके प्रोडक्ट अवेलेबल है, बढ़िया है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। वो कस्टमर तक अच्छे से पहुंचना भी चाहिए, जब जरूरत है तब पहुंचना चाहिए, जिस समय पे चाहिए उस समय पे पहुंचना चाहिए, ठीक है। मार्केटिंग इज गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड है, जो पर्पस है मार्केटिंग का वो क्या है कि हमें अचीव करना है बायर और सेलर दोनों के बेनिफिट, मतलब कस्टमर भी सेटिस्फाई हो जाए और जो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट कमाना है, ग्रोथ चाहिए, वो भी मेरा हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज मार्केटिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस। मार्केटिंग क्या है, आर्ट भी है और साइंस भी है। मार्केटिंग एक आर्ट क्यों है, क्योंकि इसमें आपके लिए क्रिएटिविटी, स्किल्स और एक्सपीरियंस की जरूरत है। मार्केटिंग आर्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्रिएटिविटी भी चाहिए, स्किल्स भी चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए। जो लोग प्लान बनाते हैं, प्राइस सेट करते हैं, वो लोग ऐसे ही नहीं होते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होता है। उनको पता होता है कि यार क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है जिससे प्रोडक्ट हाथों हाथ बिकने लगे, किस तरीके से प्रमोशन करना है, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है, वो ये सब सोचते हैं। और सबकी इंसाइट, सबका एक्सपीरियंस, सबकी स्किल्स उनमें उसका क्या करती है, साथ देती है। जैसे आप कुछ ड्रॉ करते हो ना, तो कुछ लोग बहुत अच्छा ड्रॉ करते हैं। कैसे? वो बहुत अच्छा ऐसे ड्रॉ करते हैं क्योंकि उनकी जो स्किल है, ठीक है, वो उनका क्या करती है, वो उनका साथ देती है। तो ये आपको याद रखना है। और दूसरा, ये साइंस क्यों है, क्योंकि ये थियोरी, डेटा, नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स लाइक इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी यूज करते हैं। मतलब कि मैं, मतलब कि कुछ नहीं समझ में आया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, देखो मतलब कि ये साइंस, इसलिए आर्ट समझ में आ गया ना, अपनी कला है, अपना एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से आप मार्केटिंग का प्लान, प्रोसेस, डिजाइन, प्राइस कर रहे हो, ठीक है। साइंस कहता है कि यहाँ पे हम डेटा यूज करते हैं, रिसर्च करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे कि मेरा कस्टमर क्या चाहता है, स्टैटिस्टिकल मेथड लगाएंगे फाइंड आउट करने के लिए कि कितने एवरेज, मतलब ये प्रोडक्ट बनाते हैं तो कितने एवरेज लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, क्या है, कैसे है वो। इकोनॉमिक को स्टडी करेंगे, सप्लाई क्या है, डिमांड क्या है, किस हिसाब से प्राइस सेट करना है, तो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को भी हम लगाएंगे। साइकोलॉजी में अपने कस्टमर की साइकोलॉजी समझूंगा
कि साइकोलॉजिकल लाइक मैंने मुझे पता है, अगर मुझे लड़कियों को प्रोडक्ट बेचना है ना, तो मुझे लड़कियों को बड़ा क्यूट क्यूट सा डिजाइन वाला चीज बेचनी होगी। वो लड़कों की तरह बड़ा फॉर्मल नहीं पसंद करेंगे, पैकेजिंग एकदम पिंकिश हो, क्यूट हो। देखते हो ना लड़कियां, मतलब हम सब ऐसे बोलते हैं ना कोई प्रोडक्ट, वाओ कितना क्यूट है। एप्पल को भी पता था पिंक आईफोन लॉन्च करेगा, तो लड़कियां बोलेंगी वाओ कितना क्यूट है, और ज्यादा से ज्यादा लड़कियां ही उसको खरीदने भी वाली हैं। ठीक है, तो वो साइकोलॉजी भी यूज करेगा और सोशलॉजी भी यूज करेगा, उसकी सोसाइटी का क्या पर्सपेक्टिव है, कैसे सोच रहे हैं क्या, उस हिसाब से भी मैं अपना मार्केटिंग करूंगा। ठीक है, मतलब जो भी स्टेज है, प्लानिंग है, प्राइसिंग है, इन सब में हम अपना साइंस और आर्ट दोनों लगाते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, समझ गए। नेक्स्ट इज मार्केटिंग इज वाइडर देन मार्केट। मार्केट क्या है एक, और मार्केटिंग क्या है। देखो मार्केट बेसिकली क्या है, सिर्फ बायर और सेलर, सिर्फ बायर और सेलर। लेकिन मार्केटिंग क्या है, ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। इसमें हम प्लानिंग करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, प्राइस सेट करेंगे, प्रमोट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सिर्फ बायर एंड सेलर ही नहीं, बल्कि पूरा एक प्रोसेस करेंगे जिससे हम एज अ सेलर बायर के नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई कर पाए और अपने गोल को भी अचीव कर ले। मार्केटिंग इज परवेसिव, मार्केटिंग इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग कुछ ही जगह पे जरूरत है, कहीं नहीं। सिर्फ बिजनेस ही नहीं, हर जगह मार्केटिंग की जरूरत है। एजुकेशन में भी मार्केटिंग की जरूरत है। अब एजुकेशन में देखो, आप देखते हो ना, सब लोग अपना अपना कोर्स बेच रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, देख रहे हैं मेरे स्टूडेंट को क्या चाहिए, उसको ऑनलाइन क्लास चाहिए, उसको नोट्स चाहिए, उसको ट्रिक्स चाहिए। हम उस हिसाब से अपना भी डिजाइन कर रहे हो प्रोडक्ट और डिलीवर कर रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में भी आप मार्केटिंग करते हो, सॉरी हेल्थ सेक्टर में भी आप मार्केटिंग करते हो। ठीक है, सोशल कॉज है, मार्केटिंग सोशल कॉज के लिए भी कर रहे हो, सोसाइटी के चीज़ों के लिए भी आप मार्केटिंग वगैरह करते हो। इन्वायरमेंट अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बहुत सारी कंपनीज वगैरह क्या करती हैं, मार्केटिंग करती हैं अपने प्रोडक्ट की। ठीक है, एंड अदर फील्ड टू स्प्रेड यूजफुल आइडियाज एंड क्रिएटिव वैल्यू फॉर सोसाइटी। और अदर फील्ड में भी आपकी मार्केटिंग होती है ताकि आप सोसाइटी तक अपनी चीज़ों को प्रमोट कर पाओ, उन तक अपने अवेयरनेस वगैरह क्रिएट कर पाओ। तो मार्केटिंग हर जगह होगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस वाले ही मार्केटिंग करते हैं, सब लोग करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है मार्केटिंग के, पहला है क्रिएशन ऑफ डिमांड, हमें डिमांड क्रिएट करनी है। द फर्स्ट एम ऑफ मार्केटिंग इज टू क्रिएट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। मैं इतना तीम झाम क्यों कर रही हूँ, मैं क्यों प्लानिंग कर रही हूँ, क्यों प्राइसिंग सेट कर रही हूँ, इतना दिमाग क्यों लगा रही हूँ, किसी भी प्राइस पे बेचो ना, नहीं। मैं क्यों प्रमोशन कर रही हूँ, क्यों प्रमोशन कर रही हूँ, दिखेगा तो ले लेगा, नहीं दिखेगा नहीं लेगा, क्या करना है, नहीं 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 करना है। मतलब इतना तीम झाम मैं क्यों कर रही हूँ, ताकि मैं डिमांड क्रिएट कर पाऊँ अपने गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। मैं पता लगाऊं कैसे डिमांड क्रिएट होगी, कस्टमर की क्या नीड है, क्या प्रेफरेंस है, उस हिसाब से एडवर्टीजमेंट करना, सेल्स करना, प्रमोशन करना, और उनको परसुएड करना मतलब कन्विंस करना कि आप इसको खरीदो। तो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है डिमांड क्रिएट करना आपके गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मॉडर्न मार्केटिंग बिगिंस एंड एंड विद कस्टमर। मॉडर्न मार्केटिंग क्या कहता है, मैंने कस्टमर के बारे में पहले सोचा, उस हिसाब से चीजें की, कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस दी, एंड आई एम डन। तो कस्टमर से शुरू, कस्टमर से खत्म, कस्टमर से शुरू शुरू कस्टमर तक खत्म है मेरी मार्केटिंग की दास्तान। The main function is to provide satisfaction by giving the right product at right time and at right price। मतलब मुझे क्या करना है, right product देना है अपने कस्टमर को, right price पे देना है और right time पे देना है। मेरा ये मेन फोकस है जिससे मैं अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाऊँ। नेक्स्ट इज मार्केट शेयर। एवरी बिजनेस वांट अ रीजनेबल शेयर ऑफ टोटल डिमांड। जो भी मेरी टोटल डिमांड है उससे मैं रीजनेबल शेयर चाहता हूँ। मतलब to achieve this, company must make their product popular and by maintaining good quality and offering them at fair price। मैं चाहता हूँ कि मेरा मार्केट में अच्छा खासा शेयर हो, मेरे प्रोडक्ट को लोग जो है ना वो खरीदे। तो मुझे क्या करना है, अपना मार्केट शेयर बनाना है। तो मार्केट शेयर बनाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मार्केट शेयर बनाने के लिए मैं यहाँ पे अपना पूरा दिमाग लगा रही हूँ कि मैं कैसे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करूँ, क्या ऑफर चलाऊं, किस प्राइस पे बेचूं, किस क्वालिटी पे बेचूं, जिससे लोग मेरे प्रोडक्ट की ही डिमांड करें और मार्केट में मैं छा जाऊं। जैसे जियो ने किया था, याद होगा ना,
तो उसने इतना कम प्राइस में लॉन्च कर दिया कि लो भाई फ्री डेटा लो, ये वो, उससे नहीं लत लगा दी सबको। और मतलब काफी अच्छा भी हुआ कि बहुत सारी चीजें ग्रो भी हुई, बट उसके ही थ्रू ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई। एंड आपका रिजल्ट क्या था कि उसका बढ़िया मार्केट शेयर बन गया। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ, कि मार्केटिंग का एम क्या है कि वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट को अचीव करे और ग्रोथ को अचीव करे। ऑफ कोर्स मैं जो कर रहा हूँ इतना, मेरा भी तो गोल है भाई, मुझे प्रॉफिट चाहिए, लंबे समय तक प्रॉफिट चाहिए। ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म में आया एंड आई एम ओवर, नहीं, ग्रोथ हो, बिजनेस सर्वाइव ही ना करे बल्कि एक्सपैंड भी करे। मतलब बिजनेस सर्वाइव ही ना करे बल्कि एक्सपैंड भी करे, मुझे एक्सपैंड भी होना है और सर्वाइव भी करना है, अपनी कस्टमर की सेटिस्फाइड करके नीड, ठीक है, मुझे प्रॉफिट भी कमाना है। नेक्स्ट इज गुडविल। मार्केटिंग ऑल्सो एम एट बिल्डिंग गुड रेपुटेशन फॉर कंपनी। मार्केटिंग का एक एम ये भी है कि उसको अपनी कंपनी के लिए अच्छी खासी रेपुटेशन बिल्ड करनी है। बाय ऑफरिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। कैसे अपनी जो रेपुटेशन है अच्छी वो कंपनी की बिल्ड करेगा, अच्छे चीज बेच के, अच्छे ठीक ठाक प्राइस पे बेच के, ठीक है, एफिशिएंट आफ्टर सेल्स सर्विस देके। ऐसा नहीं कि भाई प्रोडक्ट बनाया बेचा बस खत्म, नहीं, सेल्स सर्विस भी देंगे, बेचने के बाद भी हम कस्टमर से पूछते रहेंगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही मैम, कोई समस्या तो नहीं है, अच्छा है ठीक है हम आके ठीक करवाते हैं, ये जिससे आपके कस्टमर का ट्रस्ट बनेगा और आपकी लॉन्ग टर्म गुडविल बनेगी कि भाई इनका प्रोडक्ट खरीदो, ये आखिरी दम तक साथ देते हैं, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी बाद भी, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें तो मार्केटिंग इंप्रूव पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंप्रूव करता है, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। आपका पहले लिविंग स्टैंडर्ड क्या था, जो मिलता था आप ले लेते थे और वही आपका एक स्टैंडर्ड बन गया था। बट इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि आपका स्टैंडर्ड जो है वो रेस हुआ, आपको इतनी वैरायटी के प्रोडक्ट मिले, इतने वैरायटी के प्रोडक्ट मिले कि अब आप क्या कर पा रहे हो, उससे अपने स्टैंडर्ड को बढ़ा पा रहे हो। अब आपके पास एक ही तरीके का फोन नहीं, आपके पास एप्पल है, वैरायटी ऑफ कस्टमाइज भी करा सकते हो उसको, इस तरीके की चीजें, तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा। पहले जो सड़े मड़े गुड्स मिल रहे थे भाई वही मिल रहे हैं, वही खरीदने हैं, वही कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन अब क्या है, अब आपको अब आपको हर तरीके का प्रोडक्ट मिल रहा है, जिससे क्या हुआ आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा, आपको हाई क्लास प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, उससे लेके आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सकते हो अगर आप उसको अफोर्ड करते हो। बेटर क्वालिटी मिल रही है, क्रिएटिंग मोर जॉब अपॉर्चुनिटी, अच्छी खासी आपको क्वालिटी भी मिल रही है, ठीक है, और इससे क्या हो रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटी, अब बिजनेस बनेगा, ठीक है, लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट सेक्टर में उनको लोग चाहिए, प्राइसिंग सेट करने में लोग चाहिए, प्रोडक्शन में लोग चाहिए, तो हर जगह जॉब की अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। जब जॉब की अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी तो आप क्या कर पाओगे, तो आप अपने प्रोडक्ट के थ्रू अपना लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ा पाओगे। वो अच्छी, पहले जैसे पैसा नहीं था तो जो मिल रहा था खा रहे थे, बट अब पैसा है तो हम क्या कर पा रहे हैं, अच्छा खा पा रहे हैं, अच्छी तरीके से जी पा रहे हैं, मेरा लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ गया, ठीक है। नेक्स्ट है मार्केटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। पहला है जनरेशन ऑफ रेवेन्यू। मार्केटिंग का मेन सोर्स ऑफ इनकम, मतलब बिजनेस के लिए जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है, मार्केटिंग। एक अच्छी मार्केटिंग इंश्योर करती है कि आप चीजों को बेच पाओ, जिससे आप अपने एक्सपेंस को भी कवर कर पाओ और प्रॉफिट को भी अर्न कर पाओ। मतलब मार्केटिंग कहता है कि आप क्या है, मैं आपको मदद करूंगा पैसा कमाने में, और उस पैसा कमा के आप क्या कर पाओगे, जो भी आपने लागत लगाई है वो तो कवर ही कर लोगे, बल्कि प्रॉफिट भी अर्न कर लोगे, तो मैं आपको इसमें हेल्प करूंगा। नेक्स्ट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मार्केटिंग क्या करता है, मेरे कस्टमर क्या चाहते हैं वो आइडेंटिफाई करता है और फिर उस हिसाब से प्रोडक्ट बना के उसकी नीड्स को फुलफिल करता है, जिससे उनका ट्रस्ट और लॉयल्टी मेरे तक आ जाए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ऑफ कोर्स मार्केटिंग ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट करेगा, एडवर्टीजमेंट सेक्टर में कहो, डिस्ट्रीब्यूशन में कहो, सेल्स में, पैकेजिंग में, प्रोडक्शन में, जिससे मतलब बल्क में बना रहे हो, बहुत सारा बिक रहा है, तो आपको सब लोग चाहिए होंगे, वर्कफोर्स चाहिए होंगे, तो वर्कफोर्स कहाँ से लाओगे, सोसाइटी से लाओगे, जो लोग हैं कंट्री में उनको ही तो हायर करोगे। तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है मार्केटिंग, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है। हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मैंने बोला कि जॉब मिल रही है सबको तो पैसा आ रहा है, तो पहले जो कम क्वालिटी का खरीदते रहे अब अच्छी क्वालिटी का खरीद रहे हैं, अच्छी चीजें अफोर्ड कर रहे हैं, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है।
वैरायटी ऑफ क्वालिटी गुड दे रहा है रीजनेबल प्राइस पे, और लोगों को जॉब भी दे रहा है, उससे भी लाइफस्टाइल बढ़ रही है। इसके साथ ही साथ अच्छी क्वालिटी ऑफ गुड्स दे रहा है, जिससे वो जब अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं और अच्छे प्राइस में पहन रहे हैं, तो भाई उनका लाइफ स्टैंडर्ड इंप्रूव हो रहा है। अब आप देख रहे हो पहले क्या है, पहले ऐसे ही शॉप होती थी, तो जो महंगे कपड़े होते थे कुछ लोग अफोर्ड कर पाते थे, कुछ नहीं कर पाते थे। बट अब क्या हो रहा है कि आप किसी स्टोर में जाते हो, लाइक रिलायंस हो गया, जूडियो हो गया, ये सब रीजनेबल प्राइस में आपको ब्रांडेड क्लोथ्स ऑफर कर रहे हैं। इससे क्या हुआ, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया। ठीक है, तो ये भी एक याद रखना है। नेक्स्ट इज लार्ज स्केल प्रोडक्शन। मार्केटिंग के थ्रू लोगों तक आपकी अवेयरनेस पहुंची, ज्यादा से ज्यादा लोग जाने आपको, तो इससे क्या होगा, आप लार्ज स्केल पे सेल करोगे गुड्स को। ठीक है, लार्ज स्केल पे आपका प्रोडक्शन होगा, लार्ज स्केल पे उसको बेचोगे, और जब लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करते हो तो आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो भी कम आती है। जैसे मान लो पहले 10 यूनिट बना रहे थे, रेंट तो फिक्स है ना, इलेक्ट्रिसिटी तो फिक्स है ना, चाहे तुम 10 बनाओ चाहे तुम 100 बनाओ, उसका तुमको उतना ही देना है। तो अब अगर मैं पहले 10 बना रही थी तब भी मैं उतना ही फिक्स वाला दे रही थी, लेकिन अब मान लो मैं 100 बना रही हूँ, तो अब मुझे वो 10 के हिसाब से नहीं, अब तो मैं 100 बेच के और पैसा कमा लूंगी, जिससे मेरी वो जो कॉस्ट है जो फिक्स वाली उतनी आ ही रही है, अगर मैं 10 भी बनाती तब भी वो बड़े मजे से कवर हो जा रही है। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन का बहुत फायदा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। मार्केटिंग क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन सपोर्ट करता है, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सबको, जिससे एक बैलेंस आता है प्रोडक्शन और कंजम्पशन पे। अब जो बैंकिंग सेक्टर है जो लोन दे रहे हैं, इंश्योरेंस वाले जो इंश्योरेंस दे रहे हैं, वेयर हाउस जो गोडाउन है, ट्रांसपोर्टेशन जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे रहे हैं, ये इन सबको भी काम दे देता है। मतलब मेरा ट्रांसपोर्टेशन कराना है, मुझे वेयर हाउस चाहिए, तो इन सबके थ्रू भी क्या कर रहा है ये, इन सबके थ्रू भी ये अपनी चीजों को प्रोड्यूस करके इन सबको भी सपोर्ट कर रहा है। मतलब पूरे इकोनॉमी के हर सेक्टर को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, इनके डेवलपमेंट में भी इनको हेल्प कर रहा है। तो बाय बैलेंसिंग प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, मार्केटिंग कीप्स इकोनॉमी स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग। ये इंश्योर करता है जो अपनी इकोनॉमी है वो स्टेबल रहे, स्ट्रांग रहे, सारे सेक्टर मुझसे लिंक है, मैं सबसे लिंक हूँ, हम सब एक दूसरे को बूस्ट करते हुए प्रोडक्शन और कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करें। नेक्स्ट इज फॉरेन एक्सचेंज अर्नर। जब आप अपने प्रोडक्ट को विदेश में भेजते हो, एक्सपोर्ट करते हो, तो मार्केटिंग हेल्प करती है कंट्री को कि वो फॉरेन एक्सचेंज अर्न करे, उसकी करेंसी को अर्न करे, और अपनी जो ग्लोबल ट्रेड पोजीशन है कि मैं भी बाहर विदेशों में ट्रेड करते हैं, हमारी जो ग्लोबल ट्रेडिंग पोजीशन है उसको क्या करे, उसको वो मजबूत करे, स्ट्रेंथन करे। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी भी एक इसका इंपॉर्टेंस है कि मार्केटिंग आपकी टाइम यूटिलिटी क्रिएट करती है, मतलब प्रोडक्ट को राइट टाइम पे प्रोवाइड करती है कस्टमर को। प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करती है, राइट प्लेस पे प्रोवाइड करती है। पोजीशन यूटिलिटी क्रिएट करती है, मतलब कि जो भी गुड्स है वो इजिली सेलर टू बायर, इसका जो पोजीशन है, इसका जो राइट है, वो सेलर टू बायर क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है। तो बहुत सारी यूटिलिटीज भी आपकी ये क्रिएट करती है, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट है कि आपका मार्केटिंग और सेल्स में क्या डिफरेंस है, मतलब मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है। सेलिंग एंड मार्केटिंग आर रिलेटेड बट नॉट द सेम। सुनने में तो ये लग रहा है कि सेलिंग में भी बेच रहे हैं, ठीक है, बायर और सेलर है, बेच रहे हैं, मार्केटिंग में भी मैम बेच ही तो रहे हैं, बट आप लोग नहीं कह सकते हो कि ये बेच रहे हैं। अब आप लोग सब कहोगे कि नहीं मैम, मार्केटिंग में सिर्फ बेचते नहीं हैं, बहुत कुछ करते हैं, कस्टमर की नीड को समझते हैं, उस हिसाब से प्लानिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, प्राइस सेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इवन आफ्टर सेल सर्विस भी देते हैं। तो आप तो बिल्कुल ही मत कह देना कि डिफरेंस नहीं है, आप पढ़ चुके हो। तो सेलिंग किस पे फोकस करती है, सेलर की नीड पे, कि मेरा सेलर क्या चाहता है, ठीक है। मार्केटिंग किस पे फोकस करती है, मेरे भगवान पे फोकस करती है, मेरे बायर पे फोकस करती है कि मेरा बायर क्या चाहता है। मार्केटिंग ब्रॉडर है और लॉन्ग टर्म है, मार्केटिंग ब्रॉडर है और लॉन्ग टर्म है, लंबे समय तक कर रहे हो, लंबे समय तक सोच रहे हो अपने कस्टमर के बारे में। ऐसा नहीं कि बनाया बेचा खत्म, नहीं, ये सेलिंग करता है, ये सेलिंग करता है शॉर्ट टर्म, बनाया बेचा खत्म। वो लॉन्ग टर्म है, बनाने से पहले भी बहुत कुछ, बनाने के बाद भी बहुत कुछ, ठीक है, तो ब्रॉडर है। स्कोप की बात करें तो सेलिंग
का स्कोप क्या है? अब डिफरेंस को समझ रहे हैं? स्कोप क्या है सेलिंग का? कि मुझे गुड्स को एक्सचेंज करना है पैसे के लिए। बेसिकली मैं सिर्फ ये फोकस करूंगा कि मेरा गुड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है, बिक जाए। मार्केटिंग का वाइडर स्कोप है, बड़ा स्कोप है। क्या वो सेलिंग तो इंक्लूड करता है, ये तो चाहता है कि मेरा गुड्स बिके, लेकिन उसकी प्लानिंग, उसका रिसर्च, उसका एडवर्टीजमेंट, उसका प्रमोशन, उसका आफ्टर सेल सर्विसेज, वो सब कुछ सोच रहा है। फोकस सेलिंग किस पे फोकस करता है? सेलर की नीड पे। कि सेलर की नीड क्या है? कि सेल्स वॉल्यूम बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा बेचना, ज्यादा से ज्यादा कमाना है, ये उस पे फोकस करेगा। मार्केटिंग किस पे फोकस करेगा? कस्टमर की नीड पे, कि मुझे कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करनी है, अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। बिगिनिंग एंड एंड की बात करें तो सेलिंग स्टार्ट होता है आफ्टर प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड। एक बार प्रोडक्ट बन गया, सेल्स स्टार्ट, बेचेंगे, बना, बेचेंगे, बेचेंगे, जब बिक गया खत्म, बना, बेचेंगे, बिक गया, खत्म, बस इतना। मार्केटिंग बनाने से पहले रिसर्च करेंगे, प्रोडक्ट क्या चाहते हैं, कस्टमर क्या चाह रहे हैं, उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे, डिजाइन करेंगे, चलता रहेगा जब तक प्रोडक्ट बन नहीं जाएगा, बिक नहीं जाएगा, तब तक सब कुछ करते रहेंगे। और बिक जाने के बाद भी सोएंगे नहीं, बल्कि आफ्टर सेल सर्विसेज देंगे, फीडबैक लेंगे कस्टमर से कि कैसा चल रहा है, सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, ठीक है, फीडबैक लेते रहेंगे। ओरिएंटेशन सिर्फ फीडबैक ही नहीं लेंगे, मतलब मदद भी करेंगे अगर कुछ नहीं सही है, आफ्टर सेल सर्विस भी देंगे, ठीक है। ओरिएंटेशन की बात करें तो सेलिंग इंटरनली ओरिएंटेड है। इंटरनली मतलब अंदर वाले के बारे में सोच रहा है, प्रोड्यूसर के बारे में सोच रहा है कि भाई बनाया है या बेचना है, ठीक है, ये सोच रहा है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट चाहिए सेल्स के थ्रू। मार्केटिंग एक्सटर्नली, एक्सटर्नल में मेरा कौन है? मेरा भगवान है, मेरा कस्टमर है, तो मैं उसके बारे में सोचूंगी, उसके बारे में सोच के अपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में सोचूंगी, ठीक है। मैं चाहूंगी कि मेरी लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो, कस्टमर को सेटिस्फाई करके, मेरा कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा तभी मैं लंबे समय तक ग्रोथ कर पाऊंगी, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगी। डिमांड क्रिएशन, सेलिंग एज्यूम करता है कि डिमांड ऑलरेडी है और टास्क है बस प्रोडक्ट को बेचने का। सेलिंग क्या एज्यूम करता है? कि ऑलरेडी डिमांड है। वो ये, इसको ये नहीं कि भाई मुझे आइडेंटिफाई करनी है, फिर मैं डिमांड जो है वो समझूंगा और फिर मैं बनाऊंगा, नहीं, उसको लगता है कि है डिमांड है, बस मुझे बनाना है, बना के बस बेचना है। लेकिन मार्केटिंग क्या करता है? वो क्रिएट्स एंड मेंटेन डिमांड, वो लोगों को बताना, सर्वे करना, उनसे पूछना, थोड़ा बहुत ऐसी चीजें उस तक पहुंचाना कि ये चीज की भी जरूरत हो सकती है, और फिर उसको बना के उसको पूरा करना। ये मार्केटिंग का क्या है? आपका डिमांड क्रिएशन में डिफरेंस है। सेलिंग क्या है? प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। अब एक बार ब्रीफ ले रहे हैं, सेलिंग क्या है? प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड मतलब प्रोडक्ट बनाया, बेचा, प्रोडक्शन किया, बेचा, प्रोड्यूसर के बारे में सोचा, बस। बिगिन आफ्टर प्रोडक्शन, जैसे बना लिया उसके बाद शुरू हो जाती है, बेचना है, बस खत्म। एंड हो जाता है प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए तब। मेन गोल क्या है? सेल्स वॉल्यूम बढ़ाना है, प्रोडक्ट को कैश में कन्वर्ट करना है, जो बनाया उसको बेच के कैश कमाना है। फोकस क्या है? मुझे अपने सेलर की नीड को क्या करना है? सेटिस्फाई करना है। मार्केटिंग क्या है? कस्टमर ओरिएंटेड है, कस्टमर के बारे में सोचो, वो प्रोडक्ट, ये कस्टमर। कब शुरू होती है? प्रोडक्शन के बाद। गुड्स बन गए, कब शुरू होती है? प्रोडक्शन से पहले। ये चीज एकदम याद रखना। ओके स्टूडेंट्स, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमने इससे पहले जो सेलिंग और हमारा मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है वो प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर लिया है। अब एक बार समराइज कर लेंगे कि हमने समझा क्या है। हमने समझा ये है कि जो सेलिंग होती है हमारी, वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड होती है। मींस हम यही सोचते हैं कि जो बना है बस उसको क्या करना है? हमें बेचना है, ठीक है, वही पर्सपेक्टिव है। कब शुरू होती है? बिगिंस आफ्टर प्रोडक्शन, मतलब माल बन गया एंड देन हमें बेचना है, सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। खत्म कब होगी? एंड कब होगी? व्हेन प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड टू द कस्टमर, जैसे ही प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर हो गया वैसे ही हमारी सेलिंग जो है वो ओवर हो गई। मतलब बनाना है और बेचना है, यही काम है हमारा सेलिंग का। मेन गोल क्या है? मेन गोल क्या है? क्यों बेच रहे हैं? ताकि पहली बात तो सेल्स वॉल्यूम बनाना है इस तरीके से कि बल्क में बनाना है, सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाना है और प्रोडक्ट को कैश में कन्वर्ट करना है, मतलब हमें कैश जो है वो अर्न करना है, ठीक है। मेन एम वही है मेरा। सेलर की नीड पे फोकस करता है कि भाई सेलर की नीड है कि ज्यादा से ज्यादा बनाओ, मास वॉल्यूम में क्या करो? प्रोडक्शन करो और उसको सेल आउट करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाओ, ठीक है। तो इस चीज पे ये बेस करता है।
अगर मार्केटिंग की उधर ही बात करें तो सेलिंग से अलग कैसे है, ये कस्टमर ओरिएंटेड है। मतलब हम कस्टमर के बारे में सोचेंगे, जैसे मैंने कहा ना कि कस्टमर हमारा भगवान है, तो हम कस्टमर के बारे में सोचेंगे, उस तरीके से इतने सारे प्रोसेस करेंगे जो कि मैंने बताया है, आपको बार बार नहीं बोलूंगी, वो करके हम उसको सेटिस्फाई करेंगे। कब शुरू होगा, शुरू होगा प्रोडक्शन से पहले। इसमें क्या था, प्रोडक्शन हो गया तो हमने बेचना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पे ये कब शुरू हो रहा है, यहाँ पे ये शुरू होता है हमारा प्रोडक्शन से पहले। मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, कस्टमर को क्या चाहिए वो आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी रिसर्च करेंगे। ठीक है, तो उधर से शुरू हुआ, मींस हमारे रिसर्च वगैरह से शुरू हुआ। तो यही कहेंगे कि प्रोडक्शन पहले नहीं किया, पहले रिसर्च करी, चाहिए क्या, प्लानिंग करी, एंड देन हमने अपना प्रोडक्शन वगैरह शुरू किया। कंटिन्यू कब तक होता है, आफ्टर सेल तक, मतलब आफ्टर सेल सर्विस तक। वो क्या था, बनाया बेचा खत्म। बट यहाँ पे क्या है, बनाने से पहले भी खूब सोचा, और बनाने के बाद जब बेचा उसके बाद भी हमने उसे आफ्टर सेल सर्विस दी। मतलब ऐसा ही नहीं है कि मैंने बना लिया बेच दिया खत्म, नहीं, हम उसको आफ्टर सेल सर्विस भी देंगे, पूछते रहेंगे मैम कैसा चल रहा है, वर्क कर रही है नहीं कर रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। एंड देन हमारा जो प्रोसेस है कस्टमर के टच में रहेंगे, ताकि उसको एक एक्सपीरियंस इतना बढ़िया दे दे कि अगली बार भी वो हमसे ही खरीदे। ठीक है, मेन गोल क्या है, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना और उसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना लंबे समय तक। ठीक है, फोकस किस पे करता है, बायर की नीड पे, सेलर की नीड पे नहीं, बायर की नीड पे करेंगे फोकस, कि बायर को क्या चाहिए उस हिसाब से चीजों को बनाएंगे। अगर हम डिफरेंस की बात करें, इसी में डिफरेंस की बात करें और थोड़ा समझते हैं टॉपिक को, एग्जाम में ये डिफरेंस वगैरह पूछे जाते हैं आपके, तो हम देखेंगे कि मार्केटिंग और सेलिंग में हमारा क्या डिफरेंस है। तो मीनिंग तो समझ चुके हो कि मार्केटिंग क्या करता है, जो भी कस्टमर की नीड्स एंड वांट है उसको आइडेंटिफाई करना और अल्टीमेटली उसको सेटिस्फाई कर देना। सेलिंग किस पे फोकस करता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर मनी, बनाया है उसको एक्सचेंज करेंगे किसके लिए, पैसों के लिए, मनी के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्रोथ और स्टेबिलिटी ऑफ फर्म, फर्म की जो ग्रोथ है या स्टेबिलिटी है उसको इंश्योर करना, जिससे हमारा लॉन्ग टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म गोल लेके चलते हैं कि मेरी फर्म हमेशा बनी रहे। बनी तभी रहेगी जब आप कस्टमर को सेटिस्फाई करोगे, कस्टमर बार बार आपसे खरीदेगा, आपको याद करेगा तब। मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, सेलिंग का मेन गोल क्या है, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे कैसे, सेल को बढ़ा के, सेल वॉल्यूम को बढ़ा के। शॉर्ट टर्म गोल है, अपने बारे में सोच रहा है प्रोड्यूसर कि मुझे ज्यादा से ज्यादा बनाना है और उठा के मार्केट में डंप करना है, बेचना है, बस ये मेरा गोल है। ओरिएंटेशन की बात करें, कस्टमर ओरिएंटेड है, लेट्स द सेलर बिहेवियर, कस्टमर ओरिएंटेड है, कस्टमर के बारे में सोच सोच के हम चीजों को बनाते हैं। एक वर्ड कहा है यहाँ पे, स्टेटमेंट कही है कि लेट द सेलर बिहेवियर, कि ये सेलर की ड्यूटी है कि तुम कस्टमर को सही क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सही प्राइस पे दोगे। ठीक है, ये आपकी ड्यूटी है, लेट द सेलर बिहेवियर। सेलिंग कहता है कि मैं प्रोडक्शन ओरिएंटेड हूं, मेरे को किससे मतलब है, प्रोडक्शन करने से, सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज करने से और बेचने से, और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने से। ये कहता है लेट द बायर बिहेवियर। पहले यही होता था, सेलर कहता था कि अगर बायर को कुछ रॉन्ग एक्सपीरियंस या खराब एक्सपीरियंस हुआ है तो ये बायर की गलती है, क्यों तुमने गलत प्रोडक्ट खरीदा, क्यों तुमने सही प्राइस पे नहीं खरीदा, मतलब ये तुम्हें सतर्क होना चाहिए था, मुझे नहीं। ठीक है, मेरी गलती नहीं है, बायर को अवेयर होना चाहिए। सारा मर देते थे बायर पे। बट अब क्या हुआ, अब हुआ कि भाई सेलर तुम्हें देखना है कि आप कंज्यूमर के साथ गलत ना करो, वरना हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है, वो उसको प्रोटेक्ट करेगा, है ना। नेक्स्ट इज स्कोप, स्कोप की बात करें, वाइडर है स्कोप में, मतलब इसमें सेलिंग भी आएगा, बेचना तो अल्टीमेटली हमें भी है ना मार्केटिंग में, बट मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें करके बेचनी है, ऐसे ही नहीं। ठीक है, लाइक प्लानिंग करना, प्रोडक्शन की प्राइस सेट करना, अफोर्डेबल प्राइस सेट करना एंड ऑल, दिस इज नैरो इन स्कोप पार्ट ऑफ मार्केटिंग। ये हमारा नैरो है स्कोप में, मतलब वाइडर टर्म में हम बात नहीं करेंगे इसमें, बस प्रोडक्शन की बात करते हैं और सेल्स की बात करते हैं। ठीक है, बिगिनिंग एंड एंड की बात करें तो बिगिंस आफ्टर प्रोडक्शन, जैसे प्रोडक्शन मेरा शुरू हुआ वैसे ही मेरी मार्केटिंग उससे पहले ही शुरू हो गई। मतलब प्रोडक्शन करने से पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर
प्लानिंग करेंगे चीजों को लेके, एंड देन हम बहुत प्लान करने के बाद प्रोडक्शन करेंगे, वो प्रोडक्ट वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे जो कस्टमर की नीड को अल्टीमेटली सेटिस्फाई कर पाएगी, ठीक है। और कंटिन्यू होता है इवन आफ्टर सेल, जो बता चुकी हूँ। बिगिंस आफ्टर प्रोडक्शन एंड एंड विद द सेल। जब प्रोडक्शन हो जाता है उसके बाद हम बेचते हैं, और जैसे बेच देते हैं वैसे ही हमारा खत्म, ठीक है। तो शुरू और खत्म कब होता है? बनाया, हो गया प्रोडक्शन, शुरू हो गई मेरी सेल, बेचना शुरू किया, और जब बिक गया तो वो खत्म भी हो गई। कोई आफ्टर सेल सर्विस का मोटिव हमारा सेलिंग वाले में नहीं होने वाला है। नेक्स्ट और डिफरेंस को समझते हैं। तो ये किस पे फोकस करता है? ये फोकस करता है कंज्यूमर पे या फिर कस्टमर पे। किसके पे फोकस करेगा? कस्टमर पे फोकस करेगा कि मेरे कस्टमर को क्या चाहिए। ये करता है मेरे सेलर को क्या चाहिए, उसको प्रॉफिट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। अगर हम डिमांड की बात करें तो इन्वॉल्व क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डिमांड। यहाँ पे हम फोकस करते हैं कि डिमांड को क्रिएट भी करें और मेंटेन भी करें। आजकल कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होना होता है ना, उससे पहले उसकी प्री लॉन्चिंग वीडियोस, प्री लॉन्चिंग कॉन्फ्रेंस देखने को मिलती है। आप भी देखते होंगे लॉन्चिंग सून, एप्पल का कोई भी लेटेस्ट मॉडल आने वाला होता है, वो लॉन्चिंग सून करके क्या करते हैं, कस्टमर के माइंड में एक डिमांड क्रिएट करना शुरू कर देते हैं कि कस्टमर एकदम रेडी रहे कि जैसे ही प्रोडक्ट लॉन्च हो वो कहे कि मुझे सबसे पहले इसकी बुकिंग करानी है, और ये होता भी है। तो क्रिएशन करनी है डिमांड की, उस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाएंगे मार्केटिंग में, ठीक है। और सिर्फ क्रिएट ही करके चुप नहीं होंगे, उसको मेंटेन करने पे भी फोकस करेंगे कि वो डिमांड लगातार हमारी बनी भी रहे। प्रीसपोजेस एग्जिस्टेंस ऑफ डिमांड। सेलिंग वाले पहले ही सपोज करके रखते हैं डिमांड क्रिएट करने की क्या जरूरत है, डिमांड ऑलरेडी है मार्केट में, बस बनाना है और बेचना है। ये हमारा ओल्डर कॉन्सेप्ट कहता था। ग्रोथ की बात की जाए तो न्यू एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ये नया और मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ये पुराना और ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है। अप्रोच की बात की जाए तो इंटीग्रेटेड अप्रोच है फॉर अचीविंग लॉन्ग टर्म गोल्स। इंटीग्रेटेड मतलब, इंटीग्रेटेड बता चुके हैं कि इंटीग्रेटेड मतलब होता है आपका कि जो आपके सारे एलिमेंट्स हैं मार्केटिंग के, लाइक प्लानिंग करना, प्राइसिंग करना, प्रोडक्शन करना, मार्केटिंग करना, आफ्टर सेल सर्विस देना, ये सब एक साथ काम करते हैं, एक साथ एक इंटीग्रेटेड रिलेटेड होके आपस में काम करते हैं ताकि कस्टमर की नीड को हम सेटिस्फाई कर पाए। तो ये इंटीग्रेटेड अप्रोच है। ये फ्रैगमेंटेड अप्रोच है, ये किसी चीज को एक साथ नहीं देखती है। ये कहता है सेल्स वॉल्यूम, बस सेल प्रोडक्शन करना है, वो उस पर दिमाग लगाओ, और सेल करना है उस पर दिमाग लगाओ, डेट्स इट। फ्रैगमेंटेड अप्रोच, तुरंत गेन चाहिए, तुरंत प्रॉफिट चाहिए, जितना बनाया है बेचो और कमाओ। प्रोसेस की बात करें तो कन्वर्ट करता है कस्टमर की नीड इनटू प्रोडक्ट एंड सर्विस। कस्टमर की जो भी नीड है उसको प्रोडक्ट और सर्विस में कन्वर्ट करता है, मतलब उसकी नीड के अनुसार प्रोडक्ट बनाता है, और ये कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट एंड सर्विस इनटू कैश। और इसका काम है, नीड के बारे में नहीं सोचेंगे, प्रोडक्ट ऐसा नहीं बनाएंगे जो नीड सेटिस्फाई करे, प्रोडक्ट ऐसा बनाएंगे जो पैसा लाके दे, जो कैश कमाने में हेल्प करे, ठीक है, वैसा प्रोडक्ट और सर्विस बनाएंगे। अब स्टूडेंट, प्रोडक्ट तो बहुत हो गया, बट प्रोडक्ट होता क्या है, व्हाट इज प्रोडक्ट? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते भी हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट पसंद है, मुझे ब्यूटी प्रोडक्ट्स पसंद हैं। तो क्या है ये प्रोडक्ट? प्रोडक्ट मतलब क्या? वो सामान, वो है हमारा प्रोडक्ट। तो अंडरस्टैंड करेंगे प्रोडक्ट को, दो सेंस में पढ़ेंगे, एक होता है नैरो सेंस, एक होता है वाइडर सेंस। नैरो सेंस में हम छोटा दिमाग लेके छोटे उस पे सोचते हैं कि प्रोडक्ट ये है, और वाइडर सेंस में हम वाइडर टर्म में समझते हैं कि प्रोडक्ट हमारा क्या है, ठीक है। तो अगर हम नैरो सेंस की बात करें तो प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट इज अ सेट ऑफ टेंजिबल एंड फिजिकल एट्रीब्यूट। मतलब जो प्रोडक्ट है, जैसे ये पेन है, तो इस पेन का ये टेंजिबल है, मैं छू सकती हूँ, टेंजिबल मींस जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच फील कर सकते हैं, ये है टेंजिबल, हाँ टेंजिबल है। एंड फिजिकल एट्रीब्यूट लाइक ये प्लास्टिक का बना है, इसमें ब्लैक कलर की इंक है, इसका ये टेक्सचर कह लो, या कह लो कि ये इसकी डिजाइनिंग है, ठीक है। तो ये सब मिलके क्या बना रहे हैं? ये सब मिलके एक आइडेंटिकल फॉर्म बना रहे हैं जो कि देखने में लग रहा है पेन। ये क्या है मेरा? ये है मेरा प्रोडक्ट। किस सेंस में? नैरो सेंस में।
Like it is a set of tangible and physical attribute like material, color, design, size, weight, etc. assembled in identified form. और इसको इस तरीके से assemble किया कि हमें देखते ही पता चल रहा है कि हाँ ये पेन है, ठीक है। बट अगर हम ब्रॉड सेंस में बात करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा हाँ मैम प्रोडक्ट तो यही होता है कि जिसको आप देख रहे हो, ठीक है, और उसमें मटेरियल है, डिजाइन है, कलर है, टेक्सचर है, हाँ ये है, देखने में समझ में आ रहा है ये पेन है, ये पेंसिल है, देख के लग रहा है डिजाइन से, आइडेंटिफाई एक फॉर्म दे दिया है जिसको देख के लोग तुरंत आइडेंटिफाई कर ले हाँ ये चीज है, दिस इज प्रोडक्ट। बट स्टूडेंट्स ब्रॉड सेंस में अगर हम देखें और सोच के देखें, ब्रॉडर सोचें, तो प्रोडक्ट सिर्फ फिजिकल एट्रीब्यूट्स और टेंजिबल चीज से भी आगे है। मतलब इट इज अ बंडल ऑफ बेनिफिट्स। प्रोडक्ट में सिर्फ वो प्रोडक्ट ही नहीं आएगा, लाइक ये आपको एक कह दो आपकी प्लास्टिक है, इंक है, ये है तो ये प्रोडक्ट हो गया, नो। प्रोडक्ट में आपका वो भी आएगा जो वो दे रहा है, लाइक वो बेनिफिट्स भी आएंगे जो वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, देन वो ओवरऑल एक प्रोडक्ट बनेगा हमारा। मींस इट इज अ बंडल ऑफ बेनिफिट दैट प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन टू द कस्टमर। एक पेन, नॉर्मल पेन, एक पार्कर का पेन, पार्कर के पेन को क्या आप नॉर्मल पेन की तरह कंसीडर करोगे? नहीं कंसीडर करोगे, कहोगे कि इससे मुझे एक सेंस आ रहा है कि मैंने कोई बहुत ही ब्रांडेड प्रोडक्ट लिया है, मतलब एक ब्रांड का फील आ रहा है, वो इतना स्मूथ राइट कर रहा है, वो एक राइटिंग एक्सपीरियंस आ रहा है। तो जो राइटिंग एक्सपीरियंस आ रहा है, जो एक ब्रांड का आपको आ रहा है, एक फील आ रहा है, कहते नहीं वाइब आ रही है, तो वो सब मिलके हमारा क्या बना रहे हैं, वो सब मिलके मेरा प्रोडक्ट कहला रहा है इन द ब्रॉडर सेंस। तो इंक्लूड करता है टेंजिबल और इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स। टेंजिबल एट्रीब्यूट्स भी करेगा और इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स मतलब जो देख नहीं सकते हो लेकिन फील कर सकते हो, वो वाले फीचर्स भी मिल के हमारा प्रोडक्ट बनाते हैं। लाइक ब्रांड का नेम, वारंटी, पैकेजिंग कैसी है, गुडविल क्या है, ये सब। एक नॉर्मल फोन और एक एप्पल का फोन, दोनों ही प्रोडक्ट हैं, लेकिन एप्पल को लेके क्यों आप इतना उछलते हो? क्योंकि आपको पता है कि इससे एक ब्रांड वैल्यू जुड़ी है, इससे एक स्टेटस सिंबल जुड़ा है। तो मतलब वो जो इनटेंजिबल फीचर्स हैं जो प्रोडक्ट दे रहा है आपको, और जो प्रोडक्ट खुद है, मतलब जो एक टेंजिबल में है, लाइक उसकी बॉडी, उसका स्क्रीन, ये सब क्या है, ये सब मिलके आपका प्रोडक्ट बना रहे हैं इन द ब्रॉडर सेंस। तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप कोई भी साबुन खरीदते हो, तो साबुन खरीदने का मतलब सिर्फ एक बट्टी ही नहीं है कि ले लिया हाँ बस, नहीं, उसके साथ साथ आप देखते हो भाई इसमें मैं गोरा हो जाऊंगा, इससे मेरा कॉम्प्लेक्शन बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ वो केमिकल जिससे वो बना बस वही नहीं है प्रोडक्ट, वो गोरा हो जाएगा, उसकी स्मेल, ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, ये मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि किससे गोरे होते हैं। एक आता था वो फेयर एंड ग्लो, मेरा जो भाई था वो उसको लगा लगा के इतना लगाता था वो मुंह पे, और वो कुछ टाइम बाद एकदम सफेद होके निकलता था, उसको लगता था वो गोरा हो गया, बट जैसे ही वो फिर से मुंह धुलता था वो चला जाता था। तो वो होता है। नेक्स्ट इज फीचर ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अगर हम फीचर्स की बात करें तो क्या है, पहला है टेंजिबिलिटी। टेंजिबिलिटी मतलब ऑफ कोर्स देख सकते हो, टच कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, लाइक कार पेन देख सकते हो ना, छू सकते हो ना, हवा में थोड़ी ना है। नेक्स्ट इज एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स। एसोसिएटेड एट्रीब्यूट मतलब वो सारे फीचर जो उससे जुड़े हुए हैं, लाइक ब्रांड नेम, वारंटी, पैकेजिंग, रेप्यूटेशन एक्सेट्रा। लाइफ साइकिल की बात करें तो एवरी प्रोडक्ट पास थ्रू द इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन स्टेज। समझा होगा, प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, ग्रोथ हुई, एक ऐसे फेज पे आया कि बस अब ज्यादा नहीं, एंड देन फॉल हुआ। जैसे नोकिया का एग्जांपल लो, नोकिया का एग्जांपल लो, क्या हुआ था, नोकिया जब स्टार्टिंग में आया, इंट्रोडक्शन फेज था, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट हुई, मतलब बढ़िया एक फोन स्टार्टिंग में आया, सबके पास फोन आया, सब नोकिया ले रहे थे, प्रेफर कर रहे थे, बढ़िया मार्केट बनाई, ग्रोथ हुई उसकी, बहुत अच्छी ग्रोथ हुई। देन आके वो रुक गया, देन आके वो रुक गया ना, जब बड़े बड़े स्मार्टफोन्स आ गए, अलग अलग फीचर्स के साथ आ गए, नोकिया की मार्केट स्टॉप हो गई, मतलब फिर वो नहीं बिक रहा था मार्केट पे। एंड देन मतलब जितना बिकना था बिक गया, ये बोलूंगी जितना बिकना था बिक गया, उससे ज्यादा नहीं जा रहा था, मतलब मेच्योरिटी लेवल आ गया था। एंड देन धड़ाके से क्या हुआ, फॉल हो गया, मतलब डिक्लाइन हो गया, खत्म हो गया।
तो हर प्रोडक्ट इससे गुजरता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये, हर प्रोडक्ट कहीं ना कहीं इस चीज से, इस फेज से गुजरता है। तो ये भी याद रखना है कि प्रोडक्ट की एक जीवन काल होता है। जैसे हमारा होता है ना कि बच्चे थे, फिर यंग हुए, देन एक मिड एज स्टेज आएगी, एंड देन वी विल बी ओल्ड एज, एंड देन ऑफ कोर्स राम भरोसे। तो वही है। नेक्स्ट इज एक्सचेंज वैल्यू। प्रोडक्ट हैज वैल्यू एंड कैन बी एक्सचेंज फॉर मनी। प्रोडक्ट को क्या ऐसे ही खरीद लेते हो, पैसा दे के आते हो तभी तो प्रोडक्ट मिलता है ना। तो एक्सचेंज वैल्यू है, उसको खरीदने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए आपको पैसा देना होगा, आप पैसा दो, प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। सेटिस्फेक्शन के लिए ऐसे डिजाइन किया जाता है कि नीड्स एंड वांट जो है आपकी पूरी कर दी जाए, सेटिस्फाई हो जाओ, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्विस क्या है। प्रोडक्ट तो समझ ले आप, सर्विस को समझ लेते हैं कि सर्विस क्या है। तो सर्विस आर इनटेंजिबल बेनिफिट। सर्विस क्या है? इनटेंजिबल बेनिफिट है, मतलब कि वो बेनिफिट जो आप छू नहीं सकते हो लेकिन महसूस कर सकते हो। एंड इनटेंजिबल बेनिफिट, यूटिलिटीज एंड सेटिस्फेक्शन ऑफर्ड फॉर सेल। मतलब सेल क्या कर रहे हैं हम? सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, इनटेंजिबल बेनिफिट दे रहे हैं जो आप फील कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा। ये सब क्या है? सर्विसेज तो है। क्या आप बैंक को छू सकते हो? कह दो हाँ मैम, बिल्डिंग तो छू सकते हैं। बैंकिंग सर्विसेज को छू सकते हो? बैंक को तो चलो छुआ है, बिल्डिंग को। बैंकिंग सर्विसेज, बैंक दे क्या रहा है? सर्विस दे रहा है ना। तो क्या आप सर्विस को पकड़ते हो जाके वहां पे छूते हो? नहीं ना, वो फील आया ना कि हाँ सर्विस मिली है। जैसे कि आप किसी कैफे गए, कैफे गए आप दोस्तों के साथ, वहां पे क्या फील करते हो? सर्विस कैसी है? सर्विस मतलब क्या, सर्विस को पकड़ के घूमते हो वहां पे? नहीं ना, कैसे आपको सर्व किया गया, टाइम पे मिला नहीं मिला, अच्छा था नहीं ना था, वो फील किया मैंने, वो एक्सपीरियंस किया, तो ये क्या है? मेरा सर्विस है। कम्युनिकेशन सर्विस हो गई, फोन मोबाइल पे बात करते हो, कहते नहीं है कि बेकार नेटवर्क है आपका, नहीं करवाएंगे हम दोबारा से। क्या मतलब? सर्विस खराब है, एक्सपीरियंस बेकार मिला मुझे, बात नहीं हो पा रही थी मेरी जिससे करनी थी। नेक्स्ट इज ऑल्सो इंक्लूड एक्टिविटीज ऑफ प्रोफेशनल, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर्स, ऑडिटर्स, कंसल्टेंट एक्सेट्रा। एक्टिविटीज, सर्विस में एक्टिविटीज भी आएंगी, लाइक डॉक्टर जो सर्विस दे रहा है, लॉयर जो सर्विस दे रहा है, ऑडिटर जो ऑडिट कर रहा है फर्म की, वो जो सर्विस दे रहा है, ये सब। की फीचर्स की बात करें तो इनटेंजिबल है, मतलब कि देख नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, स्टोर नहीं कर सकते हो। कहीं ऐसा होता है कि स्टोर करके रखते हो सर्विस को, मैं जेब में स्टोर करके आया हूँ बैंकिंग वाली, नहीं। कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर से सेपरेट नहीं कर सकते हो। जो सर्विस दे रहा है उससे क्या सर्विस को अलग कर दोगे क्या? जब आप बाल कटवाने जाते हो तो जो बार्बर होता है उससे ये कहते हो क्या कि भाई 1 किलो हेयर कट पैक कर दो? नहीं ना, बार्बर तो कहेगा तो चलो मैं भी चल देता हूँ क्योंकि हेयर कट तो मैं ही करूंगा ना। तो क्या अलग कर दोगे दोनों को? नहीं कर पाओगे। क्वालिटी कैन नॉट ऑलवेज बी स्टैंडर्डाइज और यूनिफॉर्म। क्वालिटी कभी भी यूनिफॉर्म नहीं हो सकती सर्विस की। प्रोडक्ट जैसे अंकल चिप्स 5-5 रुपए के जो बन रहे हैं, सही है, सेम बन रहे हैं, सेम वेट, सेम टेक्सचर, सेम ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड ऑल, बट सर्विस क्या सेम हो सकती है? नहीं। आपको जिससे हेयर कट मिला है दूसरी दुकान जाओगे, हो सकता है उससे बेटर मिल जाए या उससे बेकार मिल जाए, या आपका जब उसने हेयर कट किया, मान लो आपका हेयर कट किया उसने, ठीक है, तो पर्सन टू पर्सन बता दिया, लेकिन मान लो आपका हेयर कट किया, आपका दोस्त गया उसका किया, हो सकता है आपको पसंद आया, उसको पसंद नहीं आया, उसके लिए उतना अच्छा नहीं हो पाया। तो यूनिफॉर्म एक जैसी नहीं होगी। या इस बार गए हो तो बढ़िया मिली, हो सकता है अगली बार उतनी अच्छी ना मिले। खाना कभी कैफे में जाते हो, कहते नहीं यार उस बार आए थे तो अच्छा ही लगा, आपने अब की बार अच्छा नहीं बनाया। तो यूनिफॉर्म नहीं हो सकती, ठीक है। टाइप्स ऑफ सर्विस की बात करें तो कमर्शियल सर्विसेज होती है। कमर्शियल सर्विस बेसिकली जो बिजनेस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, लाइक ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्टेटर, बैंक, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज जो सर्विस देती हैं, ये सब क्या है? आपकी कमर्शियल कंपनीज है, कमर्शियल पर्पस के लिए। प्रोफेशनल सर्विसेज जो प्रोफेशनल्स देते हैं, लाइक जिनके पास स्पेशलाइज नॉलेज या डिग्री है उस चीज की, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, एक्सपर्ट, ऑडिटर, इंजीनियर्स, ये सब जो सर्विस देते हैं इनके पास क्या है? प्रोफेशनल डिग्री है। तो ये जो प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं वो क्या है? प्रोफेशनल। पर्सनल सर्विसेज क्या है? ब्यूटी पार्लर जाती हैं गर्ल्स, अब तो बॉयज भी जाते हैं, टेलरिंग, लॉन्ड्री, अम्यूजमेंट पार्क, सिनेमा, थिएटर, ये गेस्ट हाउस एंड ऑल, ये सब क्या है? ये सब आपको पर्सनल सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। ये सब आपको पर्सनल सर्विसेज दे रहे हैं, कोई प्रोफेशनल सर्विसेज नहीं है या कोई कमर्शियल सर्विस नहीं है, आपके लिए दे रहे हैं, आपके
लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, वो सर्विसेज जो सारी पब्लिक को मिलती हैं, सरकार की तरफ से भी कह सकते हो। पोस्ट, टेलीग्राफ, पुलिस, फायर ब्रिगेड, मिलिट्री, ये सब सर्विसेज सरकार के थ्रू सारे पब्लिक के लिए बनाई जाती है, सबकी सुविधा के लिए। स्कूल्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, हॉस्पिटल, ये सब सर्विसेज क्या है आपकी, ये हो जाएंगी आपकी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, मतलब पब्लिक के बेनिफिट के लिए। नेक्स्ट डिफरेंस समझेंगे प्रोडक्ट और सर्विस में क्या है। इतना अभी तक समझ आए हो कि क्लियर है माइंड में कि प्रोडक्ट क्या होता है, सर्विस क्या होती है। बट चलो डिफरेंस को फिर से एक बार देख के वाइंड अप करेंगे इस वाले टॉपिक को। टेंजिबिलिटी है, मतलब देख सकते हैं प्रोडक्ट को, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइज, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्टैंडर्डाइज है। इसी तरीके के सारे पेन बन रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हारा पेन जो तुमने लिंक का 5 का खरीदा है वो अलग है और बाकी सबका अलग है। अगर वही चीज खरीदी है तो सबकी एक ही होगी ना, स्टैंडर्डाइज होगा ना। सर्विस इनटेंजिबल है, छू नहीं सकते हो, बस फील कर सकते हो। और स्टैंडर्डाइज नहीं है, आपको जो मिला है हो सकता है अगली बार आपको वैसा ना मिले, या आपको जो मिला हो सकता है दूसरा आपने रिकमेंड किया कि जाओ देख के आओ, उसको वैसा ना मिले, तो स्टैंडर्डाइज नहीं है। पेरिशेबिलिटी, प्रोडक्ट यूजुअली ड्यूरेबल होते हैं, कैन बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। प्रोडक्ट ड्यूरेबल होते हैं, उसको फ्यूचर के लिए स्टोर कर सकते हो, ठीक है, खराब नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। ये पेरिशेबल है, एक बार मिला आपने एक्सपीरियंस क्या है, खत्म। स्टोर करके नहीं लाओगे, क्या हेयर कट को स्टोर करके लाते हो, या बैंकिंग सर्विस जो मिली है आपको, या ब्यूटी पार्लर गए हो, जो भी आपने कराया फेशियल वगैरह ट्रीटमेंट, क्या वो स्टोर करके पॉकेट में लाते हो कि नहीं अगली बार फिर खा लेंगे या लगा लेंगे, नहीं। ओनरशिप, उनका प्रोडक्ट ला सकते हो बट वो नहीं। ओनरशिप, ओनरशिप इज ट्रांसफर टू बायर, जैसे आपने खरीदा, मैंने पैसे दिए ना, वो प्रोडक्ट की ओनरशिप मेरी आ गई। अब सेलर मुझसे ये नहीं कहेगा वो प्रोडक्ट मेरा है, नहीं, मैंने पैसे दिया, वो मेरा है, ओनरशिप मुझे मिल गई। नो ओनरशिप इज ट्रांसफर, बेनिफिट एंड एक्सपीरियंस ट्रांसफर होता है। सर्विस जो देता है ना वो अपने आप को नहीं आपको जीवन भर के लिए समर्पित कर देगा, वो अपनी सर्विस दे रहा है, वो उसका पैसा दिया, सर्विस दी, खत्म, ठीक है। ओनरशिप नहीं दे देगा कि मेरी ओनरशिप ले लो। इनसेपरेबिलिटी की बात करें तो ये सेपरेट हो सकता है प्रोड्यूसर से, कार ले आए हो मैन्युफैक्चरर से, अलग हो गई है, ये सेपरेट नहीं हो सकता। टैक्सी ड्राइवर मस्ट बी प्रेजेंट, जैसे अगर आपको कैब सर्विस चाहिए तो टैक्सी ड्राइवर होगा तभी तो सर्विस मिलेगी, बिना टैक्सी ड्राइवर के कहाँ से सर्विस मिलेगी, तो उसको उससे अलग नहीं करोगे ना। होमोजेनिटी की बात करें तो स्टैंडर्डाइज आइडेंटिकल यूनिट पॉसिबल। होमोजीनियस होता है प्रोडक्ट जो भी लाते हो, होमोजीनियस, जैसे अंकल चिप्स ला रहे हो 5 वाले सबको मिल रहा है ग्रीन वाले पैकेट एक जैसे, स्टैंडर्ड है। ये नॉन स्टैंड क्वालिटी वेरी कर सकती है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और टाइम टू टाइम, कौन सा समय चल रहा है या के अनुसार हो सकता है। मैं जिस समय गई थी तब अच्छा था और दोबारा गई तो अच्छा नहीं था, तो उसके हिसाब से और ऐसे चेंज हो सकता है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है, प्रोडक्शन में हम टेक्नोलॉजी वगैरह यूज करते हैं, अच्छी मशीन, अपडेटेड मशीन, ये पर्सन बेस्ड है, इसमें टेक्नोलॉजी का नहीं, पर्सन का, पर्सन की स्किल का काम हो रहा है। आफ्टर सेल सर्विस की बात करें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल, और अगर वो मान लो अगर वो यूज भी कर रहा है टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी उसके थ्रू यूज हो रही है, टेक्नोलॉजी से नहीं मैं सब कुछ करवा रही हूँ, टेक्नोलॉजी को यूज करके वो पर्सन ही मुझे बेनिफिट दे रहा है, वो सर्विस दे रहा है, एक्सपीरियंस दे रहा है। ये क्या है, आफ्टर सेल सर्विस की बात करें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स के लिए आफ्टर सेल सर्विस चाहिए। जो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हैं जो टिकते हैं आपके, जो भी गुड्स हैं उसके लिए आपको वो सर्विस देगा, आफ्टर सेल सर्विस पूछेगा, लाइक वॉशिंग मशीन लाए हो तो पूछेगा चल रहा है नहीं चल रहा है, खराब है तो हम सही करने आएंगे। सर्विस themselves आर कंज्यूम्ड इंस्टेंटली, नो आफ्टर सेल सर्विस। हेयर कट करवा लाए हो तो आपने इंस्टेंट कंज्यूम कर लिया, हेयर कट हो गया है, आफ्टर सेल सर्विस नहीं आएगा कि वो आपको आएगा और आपके बालों को आने के टाइम के बाद ठोकेगा, ठीक करेगा, वो नहीं करने वाला है बार बार, ठीक है, आफ्टर सेल नहीं देगा आपको। पार्टिसिपेशन की बात करें तो कस्टमर डज नॉट पार्टिसिपेट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कस्टमर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करोगे तो घर में मत बैठो, जाओ अंकल चिप्स की कंपनी में, और वहां पे जब तुमको खाना हो ना तो उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना और फिर वो तुमको देंगे, फिर तुम उसको खरीद के खाना, ये नहीं करोगे आप। कस्टमर मस्ट पार्टिसिपेट, लेकिन जब सर्विस लेने जा रहे हो तो वहां जब आप हो गए ही नहीं तो वो आपको क्या सर्विस दे देगा, नहीं देगा, आपको होना चाहिए वहां पे ना, पार्टिसिपेशन है आपका। मार्केटिंग मिक्स की बात करें तो 4 P पे बात करेगा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट बनाएंगे, प्राइस सेट करेंगे, प्लेस कहाँ से बेचना है और कैसे प्रमोशन करके कस्टमर तक पहुंचाएंगे।
प्रोडक्ट की बात करेगा, प्रेस की, प्राइस की, प्रमोशन की, पीपल की, लोग होंगे तभी तो सर्विस दे पाएगा। फिजिकल एविडेंस की, जो भी सर्विस लेने जाओगे वहाँ पे कुछ रिसिप्ट वगैरह मिलेगी आपको, फिजिकली चीज़ें होंगी, आसपास का एनवायरनमेंट देखोगे, पता रहेगा कि हाँ मैं आया हूँ सर्विस लेने, फील आएगा आपको। और प्रोसेस होता है, सर्विस ऐसे ही नहीं देते, एक प्रोसेस के थ्रू आपको सर्विस दिया जा रहा है, तो उस प्रोसेस के थ्रू आप गुजरते हो। ठीक है, नाउ जो लास्ट टॉपिक है वो है प्राइसिंग, और प्राइसिंग से रिलेटेड के टाइप्स। तो प्राइसिंग क्या होता है? प्राइस मतलब क्या है? प्राइस डिनोट करता है मनी वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, उसकी जो मनी वैल्यू है, मतलब इसकी जो मनी वैल्यू, वो इसका क्या है? उसका है प्राइस। इट इज द अमाउंट ऑफ मनी अ सेलर आस्क, ये वो अमाउंट है जो सेलर मांगता है अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के लिए, और जो बायर देने को तैयार है, मतलब जो आप इस पेन का मांग रहे हो और जो मैं देने को तैयार हूं, वो इसका क्या है? वो इसका प्राइस है। अकॉर्डिंग टू क्लर्क, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल और सर्विस इज इट्स मार्केट वैल्यू एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी। क्लर्क कहते हैं कि जो आर्टिकल और सर्विस का प्राइस है वो उसकी मार्केट वैल्यू है जो हमने मनी में एक्सप्रेस की, मतलब मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है, अगर मैं उसको मनी के टर्म में एक्सप्रेस कर दूं मतलब वो उसका प्राइस। लाइक मैं कहती हूँ एप्पल फोन की मार्केट में जो वैल्यू होगी वो 1 लाख होगी, तो 1 लाख क्या हो जाएगा? उसका प्राइस हो जाएगा। प्राइस रिफ्लेक्ट करता है गुड्स की वर्थ, कितने इसकी वर्थ क्या है वो बताएगा आपका प्राइस। और अमाउंट ऑफ मनी जिसके लिए आप, जिसको दे के आप उसे खरीद सकते हो, वो है उसका प्राइस। इन प्रैक्टिस प्राइस ऑल्सो इंक्लूड सर्टेन सर्विस और फैसिलिटीज लाइक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मोड ऑफ पेमेंट, डिस्काउंट। जो भी प्राइस सेट करते हो ना उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ोगे, डिस्काउंट वगैरह मान लो माइनस करोगे, वो सब मिलके जो भी नेट आ रहा है ना वो आपका प्राइस है। प्राइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस इनटू मनी। मनी में इसकी प्रोडक्ट और सर्विस की वैल्यू को ट्रांसलेट करते हैं जब, तो वो बनता है आपका प्राइस। मतलब मेरा प्राइस वही होगा जो इसकी मनी वैल्यू होगी, जिसको मैं इस प्राइस पे बेचने को तैयार हूँ, मतलब इस वैल्यू पे बेचने को तैयार हूँ, और कस्टमर उस वैल्यू पे खरीदने को तैयार है। तो ये हमने समझा प्राइस का। अब आता है प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है। जब भी आप प्राइस सेट कर रहे हो तो आप क्या ऑब्जेक्टिव लेके अपना प्राइस सेट करोगे, क्योंकि प्राइस तो समझ में आ गया कि मनी वैल्यू है, मनी वैल्यू है जिसको मैं, जिसके लिए सेलर तैयार एक्सचेंज करने के लिए, मतलब उसको ये पैसा मिलेगा तो वो दे देगा, ओनरशिप दे देगा। और दूसरा, कस्टमर तैयार है उसको खरीदने के लिए। तो अपने प्रोडक्ट और सर्विस का प्राइस क्या सेट करोगे, कैसे सेट करोगे, वो होगा उसका ऑब्जेक्टिव। डिपेंड करता है, देखो स्टूडेंट, डिपेंड करेगा आपके सामने सरकमस्टांस कैसे हैं। मान लो सरकमस्टांस ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है, नए हो मार्केट में, तो कोशिश करोगे कि मार्केट बनाने के लिए थोड़ा प्राइस कम रखो, है ना। भले कुछ लोग होते हैं ना, भले नुकसान में बेचते हैं स्टार्टिंग में, इसीलिए ताकि मेरी एक बार मार्केट बन जाए देन मैं प्राइस बढ़ा दूंगा। तो वो मेरा प्राइस सेट करने का एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव देखेंगे, पहला है टारगेट रेट ऑफ रिटर्न। मेरा टारगेट रेट ऑफ रिटर्न क्या है, मतलब मैं कितना चाह रही हूं कि मेरा ये रिटर्न आ जाए, उस हिसाब से मैं प्राइसिंग करूंगी। लाइक अ फर्म सेट प्राइसेस टू अर्न रीजनेबल रिटर्न। फर्म प्राइसेस सेट करती हैं ताकि वो रीजनेबल रिटर्न, मतलब जितना मैंने लगाया है एटलीस्ट मुझे जो लग रहा है कि मेरा, जैसे मैंने 10 लगाया और मुझे लगता है यार मुझे 2 रुपए तो कमाना है, तो वो 2 रुपए तो मेरा मिल जाए, उस हिसाब से फर्म प्राइस सेट करती हैं अपने इन्वेस्टमेंट और सेल पे। द गोल इज टू कवर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड स्टिल अर्न अ प्रॉफिट मार्जिन। मेरा गोल है, मैं ऐसा प्राइस सेट करूंगा कि मेरा जिसको बनाने की कॉस्ट आई है या इसको बेचने की कॉस्ट आई है वो कवर हो जाए, उसके साथ ही साथ मेरा कुछ मार्जिन भी बच जाए, मतलब प्रॉफिट भी बच जाए। ऐसा नहीं है ना कि जितने का बनाया उतने का ही बेच रहे हो, तो फिर आप कमा क्या रहे हो? कुछ नहीं। तो नहीं, कुछ कमाएंगे भी, उस हिसाब से भी हम क्या करेंगे, प्राइसिंग सेट करेंगे। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। इसे हम कॉस्ट प्लस प्राइसिंग भी कहेंगे, मतलब कि कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ के हम अपना प्राइस जो है वो सेट करेंगे, कि जो कॉस्ट आई है उसमें हमें जो प्रॉफिट कमाना है, मान लो कॉस्ट 10 आई है, मुझे 2 का प्रॉफिट चाहिए, तो प्राइस कितना हम सेट करेंगे, 12। अ कंपनी इन्वेस्ट, एग्जाम्पल देखो, जैसे कंपनी में इन्वेस्ट किया है 50 लैक्स, कितना इन्वेस्ट किया है, 50 लाख इन्वेस्ट किया है। एक मतलब वो मान लो प्रोडक्ट बना रहा है, उसमें उसने
50 लाख रुपए लगाया, मशीनरी का सेटअप, रेंट, जो भी है, उसने 50 लाख रुपए जो है वो इन्वेस्ट कर दिए, और वो चाहता है कि उसको 30% रिटर्न तो मिले, मतलब 15 लाख का मुझे मेरा क्या है रिटर्न मिलना चाहिए। 30 लाख लगाया है तो मैं, 50 लाख लगाया तो मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि मुझे 30% रिटर्न मिल जाए मेरे पैसे का, मतलब 15 लाख तो मुझे मिले उसका रिटर्न। वो प्लान करता है कि वो 20,000 यूनिट सेल करेगा। तो उसने क्या सोचा कि मैं 20,000 यूनिट बेचूंगा, और एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट कितनी आ रही है, 50 रुपए। इसका मतलब कि 50 यूनिट को बनाने की कितनी कॉस्ट, 20,000 यूनिट को बनाने की कॉस्ट कितनी आएगी, एक को बनाने की 50, 20,000 को बनाने की कितनी आएगी, 20,000 को बनाने की आएगी आपकी 10 लाख की कॉस्ट। और इस 10 लाख में मैंने क्या चाहा कि मैंने ये जो प्रोडक्ट बनाए, मतलब 20,000 यूनिट जो मैंने बनाई, उसके लिए मैंने 50 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, और मैं चाहती थी कि मैं 30% मतलब 15 लाख में बनाऊं। तो 20,000 यूनिट जिसकी कॉस्ट 50 रुपए है, एक यूनिट की कॉस्ट 50 रुपए है, मतलब 10 लाख रुपए जो हमने देखा कि टोटल कॉस्ट आ रही है मेरी, 20,000 यूनिट बनाने की जो टोटल कॉस्ट आ रही है मेरी, उसमें मैं कितना रिटर्न चाह रही हूँ, उसमें मैं रिटर्न चाह रही हूँ एटलीस्ट 15 लाख का। तो 15 लाख का मैं क्या चाह रही हूँ उस पर, 15 लाख का मैं इस पर रिटर्न चाह रही हूँ। तो मतलब 25 लाख की आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो आ गई, अगर हम रिटर्न को जोड़ दे तो। ठीक है, रिटर्न को जोड़ दे तो सेलिंग प्राइस क्या हम सेट करेंगे, 25 लाख, मतलब ये जो हमारा टोटल आ रहा है, टोटल कॉस्ट आ रही है रिटर्न को मिला के, जो हमारी पूरी जो हम चाह रहे हैं कि हमें, मतलब इतनी मेरी कॉस्ट आ रही है और उतना मैं रिटर्न चाह रहा हूँ, ये 25 लाख जो है, इसमें अगर मैं अपनी 20,000 यूनिट सेल करता हूँ तो इसका मतलब मुझे 125 रुपए का प्राइस सेट करना होगा। ये पूरी कैलकुलेशन होती है, पूरी कैलकुलेशन आप भी करोगे। जैसे मान लो अगर आपने 20,000 यूनिट बना दी है, और एक यूनिट को बनाने के लिए आपने 50 रुपए खर्च किया, इसका मतलब 10 लाख रुपए का खर्चा आपने कर दिया है, और 10 लाख में आप चाह रहे हो कि 15 लाख रुपए में एज अ प्रॉफिट मार्जिन भी बनाऊं। तो 10 लाख और 15 लाख, मतलब टोटल मेरा जो, अगर मैं देखूं कॉस्ट जो प्रोडक्ट की आ जाएगी रिटर्न को मिला के, वो होगी 25 लाख। तो 25 लाख जो आई है वो कितने यूनिट की आई है, वो आपकी पूरी यूनिट की आई है, मतलब 20,000 यूनिट की आई है। तो एक यूनिट की कितनी आपको चाह रहे हो कि आप रिटर्न के साथ, मतलब कॉस्ट और रिटर्न कवर कर लो, मतलब कॉस्ट और प्रॉफिट कवर कर लो, तो वो 125 रुपए है। तो 125 पे बेचेंगे तो मेरा रिटर्न भी मुझे मिल जाएगा, और मेरा जो कॉस्ट है जो मैंने लगाई है वो भी मेरी क्या होगी, कवर हो जाएगी। तो इस तरीके से जो प्रोड्यूसर होता है या फर्म होती है वो अपना प्राइस सेट करती है। नेक्स्ट है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि मुझे प्राइस स्टेबिलिटी चाहिए, मतलब मार्केट में मैं प्राइस स्टेबल करना चाहता हूँ, इस ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, इस हिसाब से मैं अपनी प्राइसिंग करूंगी। लाइक मेरा मेन एम है कि मुझे साइक्लिकल प्राइस फ्लक्चुएशन को अवॉइड करना है, और कोई भी प्राइस वॉर नहीं क्रिएट करना है मार्केट में जाके। मतलब लिव एंड लेट लिव, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। ठीक है, फर्म की प्राइस स्टडी इंस्टेड ऑफ फाइटिंग बाय रिड्यूसिंग देम, मतलब मैं अपना प्राइस, जैसे सब लोग बेच रहे हैं, मैं देखूंगी सेलर जो है 10.5 रुपए में, जैसे ई रिक्शा जो चलाते हैं मान लो, देखा उससे कि सब लोग 10 रुपए में ही यहाँ से वहां ले जा रहे हैं, तो मैं भी उतने में ही ले जाऊंगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं ज्यादा से मांगूंगी तो फिर क्या होगा, प्राइस वॉर शुरू होगा, फिर वो और घटाएगा, फिर वो भी घटाएगा, फिर हम सब लॉस में ही जाएंगे, और फायदा अल्टीमेटली कस्टमर का हो जाएगा। तो वो नहीं करना है, अपने आप को इतना भी नहीं गिराना है कि खुद आने वाले टाइम के बाद आप मिट्टी में ही धस जाओ, क्योंकि कुछ बचेगा ही नहीं, वो नहीं करना है। तो कॉमन होता है ओलिगोपोली में मार्केट में, जहाँ पे फ्यू बिग सेलर डोमिनेट करते हैं, ये बड़ी बड़ी फर्म डोमिनेट करती है, तो वहां पे वो लोग आपस में तय कर लेती है कि हम सब प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करेंगे, ऐसा ही प्राइस सेट करेंगे जो सब लोग एक जैसा चार्ज करेंगे, ताकि कस्टमर को जिसके पास भी आना है वो अपना आए, प्राइस की वजह से किसी के पास आने जाने की जरूरत नहीं है। प्राइस स्टेबिलिटी क्रिएट करती कंज्यूमर ट्रस्ट हो, भाई कंज्यूमर को भी पता है कि प्राइस जो है वो इतना ही रहना है, ये लोग प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, प्राइस इतना ही चलेगा इस प्रोडक्ट का, ये प्राइस बढ़ाते नहीं है। तो कंज्यूमर का ट्रस्ट बना रहेगा और अननेसेसरी कंपटीशन भी नहीं होगा। लार्जर फर्म सेट प्राइस ट्रेंड एंड अदर फॉलो, जो बड़ी बड़ी फर्म है वो सेट कर देती है कि इस प्रोडक्ट का प्राइस इतना ही होगा, और बाकी जो भी फर्म्स हैं उसको फॉलो करती हैं, वो भी कहीं ना कहीं उसी को लेके चलती हैं। ऐसा नहीं कि प्राइस वॉर क्रिएट कर दे कम बेच के। अमूल मिल्क मेंटेन स्टेबल प्राइस ओवर लॉन्ग पीरियड, जैसे अमूल मिल्क है उसने लंबे समय तक, जो पैकेट दूध का इतने का मिला तो अभी भी उतने का ही मिल रहा है, इससे कंज्यूमर को भी कॉन्फिडेंस आ गया कि प्राइस फ्लक्चुएट नहीं होंगे हर दिन, यानी कि आज 10 का था तो कल 10 वाला दूध 20 का मिलने लगा, फिर 30 का मिलने लगा, नहीं, प्राइस
स्टेबल रहेगा, इवन दो प्रोडक्शन कॉस्ट कीप चेंजिंग, भले ही उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट हो सकती है बढ़ रही है घट रही है, बट वो प्राइस सेम ही रखेगा, तो कंज्यूमर को ये ट्रस्ट हो जाएगा। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव हमारा जब है कि हमें स्टेबिलिटी चाहिए, तो उस हिसाब से हम प्राइस सेट करेंगे। अगर हमें मार्केट शेयर मेरा ऑब्जेक्टिव है, तो मेरा प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव अगर मेरा मार्केट शेयर है कि मुझे मार्केट में अपना शेयर बढ़ाना है, तो उस हिसाब से मैं अपना प्राइस सेट करूंगी। मार्केट शेयर मतलब कि कुछ फर्म अपने प्राइस को लो रखती हैं ताकि वो अपने शेयर को बढ़ा पाए मार्केट में। जैसे मुझे अपना मार्केट में शेयर बढ़ाना है, तो मैंने अपना स्टार्टिंग में प्राइस क्या रखा, लो रखा, जिससे मेरे पास कस्टमर आए, मेरा मार्केट में शेयर जो है वो बने। कैप्चरिंग लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर मे बी मोर वैल्यूएबल देन इमीडिएट प्रॉफिट। मतलब हो सकता है मैं शुरुआत में कम में बेचूंगी, तो मुझे तुरंत तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा, कम प्रॉफिट में कमा रही हूँ, बट मेरा जो मार्केट शेयर है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो आने वाले टाइम में मैं अच्छा खासा प्रॉफिट कमाऊंगी। इससे बहुत अच्छा एग्जांपल याद आ रहा है जियो का। जियो जब मार्केट में आया तो सबको हिला दिया उसने, मतलब फ्री में वो डेटा सर्विस देने लग गया, कॉलिंग सर्विस देने लग गया। स्टार्टिंग में तो उसने अपने आप को बहुत लो में रखा, फ्री में दे रहा, लॉस में रखा, बट इमीडिएटली ग्रेजुअली, इमीडिएटली मतलब तुरंत तो नहीं, ग्रेजुअली धीरे धीरे उसने बहुत बड़ा मार्केट शेयर बना लिया और कॉम्पिटिटर को भी फोर्स किया, लाइक वोडाफोन और एयरटेल को, कि तुम भी अपने प्राइस गिराओ, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स उन्हें भी तो सरवाइव करना है, सब जियो ही में तो चले जाएंगे। तो उन्होंने भी फिर अपना प्राइस को गिराना, मतलब इतना फोर्स कर दिया, इतना उस पे ला दिया कि हम फ्री में बेच रहे हैं तो तुम पे भी आएगा प्रेशर कि तुम भी गिराओ। तो ये है, फर्म में रिड्यूस प्राइसेस टेम्पररी टू गेन एंट्री। अब नई फर्म है तो उसको एंट्री चाहिए, तो वो प्राइस को इमीडिएट मतलब शुरुआत में कम रखेगी, मार्केट शेयर बनाएगी, तो इस तरीके से उसका ऑब्जेक्टिव होगा प्राइस को सेट करने का। नेक्स्ट इज प्रिवेंट और मीट कंपटीशन। आप ना प्राइस सेट करोगे इस तरीके से ताकि कॉम्पिटिटर्स के साथ कॉम्पिटिट कर पाओ, कंपटीशन में बने रह पाओ। जैसे कि हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट, एक ऐसी मार्केट जहां पे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन, फर्म में कट प्राइस टू मीट राइवल प्राइस। फर्म क्या करती है, देखती है राइवल जो मेरा कॉम्पिटिटर है वो किस प्राइस पे बेच रहा है, अगर वो कम पे बेच रहा है तो फिर मैं भी अपना प्राइस गिराऊंगा और कम पे बेचूंगा। तो सम टाइम फर्म ड्रास्टिकली रिड्यूस प्राइस टू प्रिवेंट न्यू कॉम्पिटिटर फ्रॉम एंट्री। और अगर उसको लगता है कोई नया कॉम्पिटिटर आ रहा है, तो बहुत ही जल्दी वो प्राइस गिराते हैं जिससे कस्टमर कहीं उसके पास ना चला जाए और हमारे ही पास वो बना रहे। ये स्ट्रैटेजी हेल्प करती है कि अपनी पोजीशन मार्केट में बनाए रहे। जैसे फेस्टिव सेल होती है तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट में दोनों में राइवल कंपटीशन चलता है, वो देखता है कि उसने प्राइस गिराया, हम भी प्राइस गिराएंगे इस प्रोडक्ट का। तो इस तरीके से ताकि कस्टमर जो है वो मेरे पास रहे और दूसरे के पास ना स्विच करे। इससे नुकसान उन लोगों का होता है जो स्मॉल सेलर वगैरह होते हैं, अब उनके पास तो इतना पैसा है नहीं कि वो कम में या सस्ते में बेचे, तो वो कहीं ना कहीं किक आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर मेरा एम है प्रॉफिट कमाना, मार्केट शेयर से मुझे फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं सस्ता बेचूं, नहीं, मैं प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ, तो ये ऑब्जेक्टिव को लेके हम अपना प्राइस सेट करेंगे। फर्म में एम टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय चार्जिंग एज मच एज कंज्यूमर आर विलिंग टू पे। फर्म क्या करती है, वो अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती है उस हद तक जितना प्राइस आपका कस्टमर पे करने को तैयार है। मतलब ये यूजुअली शॉर्ट टर्म गोल है, क्योंकि हाई प्रॉफिट अट्रैक्ट करता है आपका कॉम्पिटिटर। जब आप हाई प्रॉफिट रखोगे, ठीक है, तो आपका जो शॉर्ट टर्म गोल है वो तो पूरा हो जाएगा कि आपने प्रॉफिट तो बल्क में कमा लिया, हाई मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया, और कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिटर्स भी अट्रैक्ट होंगे कि इनके पास इतना सारा कैसे प्रॉफिट जा रहा है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं। तो लॉन्ग रन में बिजनेस को कहीं ना कहीं ऐसा नहीं करना है कि हमेशा आप हाई प्रॉफिट चार्ज करो। मान लो जैसे कि दिवाली है, तो आपने बस सर्विसेज की प्राइस बढ़ा दिए, क्योंकि कस्टमर भी अब उसको भी जाना है घर, तो वो पैसा जितना मांग रहे हो उतना देने को तैयार होगा। लेकिन ये लंबे समय तक नहीं कर सकते हो आप, आपको कस्टमर के लिए लॉयल्टी भी क्रिएट करनी है, अदरवाइज तो फिर अब वो यही सोचेगा आपको तो सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, तो वो आपके पास आएगा ही नहीं अगली बार। तो ये भी आपको देखना है। जैसे एयरलाइंस टिकट प्राइस बढ़ा देती है जब फेस्टिवल होती है या हॉलीडे सीजन होता है, क्योंकि उनको पता है डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है और लोग एक्स्ट्रा भी दे देंगे, ठीक है, इससे क्या करते हैं वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर लेती हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका प्राइस मैक्सिमाइजेशन को लेके। तो इस चैप्टर में अब हम समराइज करेंगे हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। हमने मार्केटिंग को अंडरस्टैंड किया कि मार्केटिंग क्या है, सेलिंग से ब्रॉडर है। सेलिंग सिर्फ बेचने और खरीदने पे फोकस करती है, बट ये ओवरऑल कस्टमर के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने पे फोकस करती है, जिससे वो उसको सेटिस्फाई कर पाए। ये डिमांड क्रिएट करता है, मार्केट शेयर
इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड, ऑफ कोर्स सब डिस्कस किया हमने। मार्केटिंग ब्रॉडर है सेलिंग से। प्रोडक्ट क्या है, टेंजिबल है। सर्विस क्या है, इनटेंजिबल है, ये पेरिशेबल है और इनसेपरेबल है। नेक्स्ट हमने समझा था प्राइसिंग। प्राइसिंग क्या है, ये सेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, कंपटीशन, कस्टमर एंड स्टेबिलिटी। इसके बेसिस पे हम अपना प्रॉफिट वगैरह सब कुछ देख के अपना प्रॉफिट सेट करते हैं। तो ये थी हमारी समरी जो हमने डिस्कस की। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इससे पहले वाला चैप्टर जो है वो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। इसमें कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछना, जो भी आपकी कंसर्न हो उसको भी वहां पे रेस कर सकते हो। वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए बिल्कुल बने रहना। थैंक यू।